एपिसोड 91 टू 100। 91 शानदार वापसी। यांग निंग और यूलिंग ने चीखने की आवाज के स्रोत की ओर देखा और अपने चेहरे पर पत्थर मारते हुए चांदा को देखा जो कक्ष के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। यांग निंग ने अपने होंठ भींच लिए और थकी हुई आह भरी, क्योंकि उसे पहले से ही यही उम्मीद थी। वह सोच रही थी कि आज चांदा इतना शांत कैसे है। वो यहाँ है। शैतान के बारे में सोचो और शैतान यहाँ है। चांदा यांग निंग को यह व्याख्यान देने के इरादे से आई थी कि कैसे उसने यांग जियान के कक्ष का उपयोग करने और सब कुछ वापस पहले जैसा बदलने की हिम्मत की। हालांकि जैसे ही उसने कक्ष में प्रवेश किया, वह कक्ष में यूलिंग द्वारा किए गए परिवर्तनों को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। ये पहले से अधिक विशाल लग रहा था क्योंकि यूलिंग ने फर्नीचर में कुछ स्पष्ट परिवर्तन किए और उन्हें इस तरह से व्यवस्थित किया कि कमरा पहले से अधिक साफ सुथरा और विशाल लग रहा था। नए रंगीन लालटेनों और चित्रों तथा यहाँ तक कि पर्दों के प्रयोग ने कक्ष के वातावरण को बदल दिया तथा कमरा पहले की तुलना में अधिक उज्ज्वल और भव्य दिखाई देने लगा। उसने अपने होंठ भींचे और जिंगबाओ की तरफ भौहें चढ़ाकर देखा। जिंगबाओ और यूलिंग दोनों ही मुख्य सेविकाएं हैं, एक महल में और दूसरी यांग परिवार में। हालांकि वर्ग और स्वाद में अंतर स्पष्ट है। जिंगबाओ को कमरे को हर चीज से भरना पसंद है और वह कमरे को सजाने के लिए आलीशान और असाधारण चीजों को प्राथमिकता देता है। इस बीच यूलिंग को पता है कि वह क्या कर रही है और कैसे बहुत सारे सजावटी सामान का उपयोग किए बिना कक्ष को सजाया जाए और स्थान का सर्वोत्तम उपयोग किया जाए। ... कितना अच्छा होता अगर यूलिंग उसके लिए काम करती। वह यूलिंग के साथ जिंगबाओ से बेहतर व्यवहार करती और अगर वह उसके लिए काम करने को तैयार हो जाती तो उसे घर की मुख्य नौकरानी भी बना देती। लेकिन इस बूढ़ी औरत ने एक ऐसी जवान लड़की की सेवा करने का फैसला किया जो किसी भी चीज़ की हकदार नहीं है। वह जल्द ही अपनी उलझन से उबर गई और यांग निंग को ठंडेपन से देखते हुए उससे पूछा, यांग निंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि यह यांग जियान का कमरा है? जब यांग जियान घर पर नहीं है तो तुम उसकी पीठ पीछे उसका कमरा कैसे ले जा सकते हो? वह पढ़ाई करने के लिए अकादमी गया है और इस घराने का उत्तराधिकारी बनने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। क्या आपने सोचा है कि उसे कैसा लगेगा यदि उसे पता चले कि आपने उसके कमरे से उसका सामान बाहर फेंक दिया है? तुम उसकी बड़ी बहन हो, तुम्हें उसकी भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो कि दरबारी महिला यूलिंग से कहो कि वह तुम्हारा सामान तुम्हारे कमरे से यहाँ ले आए? ये तो सरासर डकैती है और कुछ नहीं। सिर्फ इसलिए कि वह यहाँ नहीं है और इस बारे में कुछ नहीं जानती, क्या आप उसकी दयालुता का फायदा उठा रहे हैं और उसे अपनी मनमर्जी करवा रहे हैं? चांगाह ने खुद को नहीं रोका और जो कुछ भी उसके मन में था कह दिया। यांग निंग, तुम 2 महीने में क्राउन प्रिंसेस बनने वाली हो। क्या तुम हमेशा ऐसे ही अनजान बनी रहोगी? उसने उसे डांटा। हालांकि उसने फिर भी खुद को शांत रखने की कोशिश की और जितना हो सके अपनी बात पर काबू रखा। चूंकि यूलिंग शाही महल से ताल्लुक रखती है, इसलिए वह अपनी मनमानी नहीं कर सकती और यांग निंग के साथ पहले जैसा व्यवहार नहीं कर सकती। हालांकि यह उसे अपना गुस्सा जाहिर करने से नहीं रोकेगा। यांग निंग गलत है और उसे इसके लिए डांटना जरूरी है। आखिर वो उसकी माँ है। वो तो बस माँ होने का फर्ज निभा रही थी। जिंगबाओ चांगाह के पीछे खड़ी थी और उसने अपनी मालकिन की तरफ सहमति में सिर हिलाया। लेडी यांग निंग, आपको पहले कमरे बदलने के बारे में मैडम से पूछना चाहिए था। आप अपनी माँ से बिना कुछ भी बात किए जो चाहें कर सकती हैं। कल रात के व्याख्यान के बाद जिंगबाओ यूलिंग से डर गई और उसने यांग निंग को उसके नाम से नहीं बल्कि उसकी उपाधि से संबोधित किया। यांग निंग ने अपनी भौहें ऊपर उठाकर देखा कि किस तरह से वे उसे चांगाह का अनादर करने के लिए फंसा रहे थे, जबकि पूरे दृश्य में चांगाह कहीं भी नहीं था। वह जबरदस्ती खुद को इस परिदृश्य के बीच में दबा रही थी और खुद को महत्व दे रही थी। फैसला तो यांग लुयांग ने लिया है, वे उससे इजाजत लेने क्यों जाएंगे? वह अविश्वास में हंसी और इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, यूलिंग जो उसके बगल में खड़ा था आगे आया और बोला, श्रीमती यांग, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लेडी यांग निंग से कुछ बात करना चाहती हैं तो कृपया पीछे हटें और एक हाथ की दूरी से बात करें। वह भावी क्राउन प्रिंसेस हैं। मैं उनकी सुरक्षा से समझौता नहीं करना चाहती और कृपया उनसे बात करते समय अपनी बातों का ध्यान रखें, यूलिंग ने कहा और चांगाह को पीछे हटने के लिए हल्का सा धक्का दिया और सुनिश्चित किया कि वह यांग निंग को कहीं भी न छुए। चांगाह अवाक रह गई क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि यूलिंग उसका इतना अपमान करेगा। क्या उसने यूं ही उसे धक्का दे दिया था? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। इस कुतिया की हिम्मत कैसे हुई कि वह उसके साथ प्लेग जैसा व्यवहार करे? शर्म और अपमान से उसका चेहरा लाल हो गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, ये देखने के लिए कि यूलिंग युवराज की तरह यांग निंग के साथ कैसा व्यवहार कर रहा था। चांगाह की तरह यांग निंग भी यूलिंग की साहसिक वापसी से अचंभित रह गई। जैसा कि उन्होंने पहले ही तय कर लिया था, उसने यांग निंग को उसके नाम से संबोधित नहीं किया, बल्कि चांगाह और जिंगबाओ के सामने अपना सम्मान दिखाने के लिए उसे औपचारिक रूप से बुलाया ताकि वे भी ऐसा ही करें और उसका अनादर करने की हिम्मत न करें। चांगाह इस सदमे से उबर पाती इससे पहले ही यूलिंग ने उसके निरर्थक सवालों का जवाब दे दिया। श्रीमती यांग, चूंकि आप यहाँ आए हैं, मुझे यकीन है कि आपको पता चल ही गया होगा कि मंत्री यांग ने ही हमें कक्ष बदलने की अनुमति दी थी। उसने चांगाह के पीछे छिपे जिंगबाओ की ओर देखते हुए कहा। और हाँ, ये तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। लेडी यांग निंग घराने की सबसे बड़ी बेटी हैं और अपनी हैसियत के हिसाब से इस कमरे और सम्मान की हकदार हैं। यूलिंग यांग निंग के सामने खड़ी हो गई और चांगाह से आ रही काली ऊर्जा से उनकी रक्षा की। फिर भी उसका कमरा घर में सबसे छोटा था और ऐसा नहीं लगता था कि कोई कुलीन महिला, क्राउन प्रिंसेस की तो बात ही छोड़िए, वहां ठहर सकती हो। क्या आपने वह कमरा देखा है जहां लेडी यांग निंग रहती थी? उसे कमरा भी नहीं कहा जा सकता, वह तो एक भंडारण कक्ष जैसा था जहां उनका बिस्तर और बाकी सामान रखा जाता था। यूलिंग के अचानक पलटवार पर चांगाह ने अपना निचला होंठ काट लिया और अपनी कठोर सच्चाई का सामना करने पर घबराहट से बोली, लेकिन मेरे बेटे को उसके कमरे से बाहर निकालना भी उसके लिए ठीक नहीं था। वह पैदा होने के दिन से ही इसी कमरे में रह रहा है।
वह यांग निंग का छोटा भाई था। वह उसे अचानक इस कमरे से कैसे बाहर निकाल सकती है। यूलिंग ने यांग निंग की तरफ देखा और उसे इशारा किया कि वह कुर्सी पर जाकर बैठ जाए, जबकि वह चांगा के साथ मामला सुलझा रही है। चूंकि यांग निंग अभी भी ठीक नहीं है और उसके जख्म अभी तक नहीं भरे हैं, इसलिए उसे ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रहना चाहिए। यांग निंग ने अपने होंठ भींचे और एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिर हिलाया और फिर यूलिंग के कहने पर कुर्सी पर बैठ गई। जब यूलिंग चांगा से निपट रही है तो उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह बस कुर्सी पर बैठी और यूलिंग द्वारा उसके लिए तैयार की गई चाय की चुस्कियां ली तथा मुफ्त शो का आनंद लेते हुए स्नैक्स खाए। यांग निंग को यूलिंग के पीछे छिपते और उसकी बातों को अनसुना करते देखकर चांगा का चेहरा उदास हो गया। हालांकि यूलिंग ने उसे यांग निंग को घूरने नहीं दिया और उनके बीच खड़ी होकर चांगा की नज़र यांग निंग पर नहीं पड़ने दी। श्रीमती यांग, आप ऐसे बात कर रही हैं जैसे आपको केवल अपने बेटे की परवाह है और लेडी यांग निंग, जो आपकी बेटी भी है, के बारे में आप कुछ नहीं सोचती। वह यांग परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। अपनी हैसियत के हिसाब से वह इस परिवार में दूसरे सबसे बड़े कमरे की हकदार है और उसकी अलमारी में सुंदर कपड़े और गहनों से भरा होना चाहिए, फिर भी उसके पास कुछ भी नहीं है। न सिर्फ उसका घर में सबसे छोटा कमरा है, बल्कि उसका अतिथि कक्ष भी महिला यांग निंग के कमरे से बेहतर है। आप हमसे इस बारे में शांत रहने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? लगता है आप भूल रहे हैं कि उसकी सगाई महामहिम से हो चुकी है। वह साम्राज्य की युवराज बनने वाली है। उसके साथ ऐसा व्यवहार करने से आप और मंत्री यांग जनता की नज़रों में बदनाम ही होंगे। अगर आप नहीं चाहते कि यह चीज़ इस घर से बाहर जाए तो कृपया इस कमरे से बाहर निकल जाए, वरना मुझे पहरेदारों से आपको बाहर का रास्ता दिखाने के लिए कहना पड़ेगा। यूलिंग ने ठंडे स्वर में कहा, जिससे चांगा का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। क्या उसने सही सुना? वह अपने ऊपर पहरेदार बुलाने की धमकी दे रही थी। चांगा ने दांत पीस लिए और यूलिंग के मुंह पर तमाचा मारना चाहती थी, लेकिन वह उसकी बर्फीली आभा से बहुत डरी हुई थी। आखिर यह औरत कौन है? वह तो बस दरबारी महिलाओं की मुखिया है, फिर भी उसकी आभा इतनी डरावनी है। वह गुस्से से भड़क उठी और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गई। उसने अपने गुस्से और अहंकार को ये सोचकर निगल लिया कि यांग निंग के युवराज से शादी करने और यांग परिवार छोड़ने के बाद सब ठीक हो जाएगा। उसे बस तब तक अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। 92 कहानी बदल रही है। मिलेडी, कम से कम एक गिलास दूध तो ले लो। तुमने रात का खाना भी ठीक से नहीं खाया। जियाओवे यांग निंग के बारे में चिंतित थी क्योंकि उसने रात का खाना ठीक से नहीं खाया था और ज़रूर भूखी होगी। इसलिए वह उसके लिए एक गिलास गर्म दूध लाई ताकि उसे पेट भरा रहे और रात को चैन की नींद सो सके। वह उसके लिए कुछ मेवे भी लाई ताकि दूध पीते हुए वह उन्हें खा सके। यांग निंग कक्ष में डेस्क पर बैठी थी और कागज़ पर कुछ लिख रही थी जब जियाओवे उसके लिए एक गिलास दूध लेकर आए। उसने उस कागज़ को ढक दिया जिस पर वह जियाओवे से लिख रही थी, जबकि उसने ट्रे को डेस्क पर रख दिया। ठीक है, अब तुम जाकर सो जाओ। तुम्हारे लिए जागना बहुत देर हो चुकी है, यांग निंग ने कहा और उसे भगाने की कोशिश की। जियाओवे ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, माँ, जब आप अभी भी जाग रही हैं तो मैं कैसे सो सकता हूँ? आपको दूध पीकर सो जाना चाहिए, वरना कल पूरा दिन सुस्ती महसूस होगी। यांग निंग ने सिर हिलाया, मैं भी इसे पीकर सोने जा रही हूँ। तुम थोड़ा आराम कर लो, अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगी। ठीक है, उसने अपने साथ लाए दूध के गिलास की ओर इशारा करते हुए कहा और चाहती थी कि वह उसे पिला दे। जियाओवे ने अनिच्छा से सिर हिलाया और यांग निंग को अकेला छोड़कर कक्ष से बाहर चला गया। जियाओवे के कक्ष से चले जाने के बाद यांग निंग ने गहरी सांस ली और वह कागज़ निकाला जिसे वह अपने हाथ से छिपा रही थी। ... इस घटना को 2 सप्ताह हो चुके हैं और यूलिंग यांग परिवार की सेवा करने के लिए उनके पास आया है। इन 2 हफ्तों में बहुत कुछ बदल गया है, जिससे उसे ज़िंदगी की कई चीज़ों और संभावनाओं के बारे में सोचने का मौका मिला है। यूलिंग उसका साथ दे रहा है और चांगा और यांग लुयांग की साजिशों से उसकी रक्षा कर रहा है। उसकी बदौलत अब वह बिना किसी तनाव के अपने जीवन के सबसे अच्छे पलों का आनंद ले सकती है। उसके पास एक बड़ा और खूबसूरती से सजा हुआ कमरा है, एक अलमारी है जो शानदार और खूबसूरत कपड़ों से भरी है, और एक वैनिटी ड्रॉ है जो अति सुंदर और मनमोहक गहनों और रत्नों से भरा है। जब यूलिंग ने उसे बताया कि उसे अब उन कपड़ों को दोबारा पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो उसने सोचा कि वह बस यूं ही कह रही है। लेकिन जब नए कपड़े यांग परिवार को दिए गए और वे सभी उसके ही थे तो उसे हैरानी हुई। यूलिंग सिर्फ एक सरसरी टिप्पणी ही नहीं कर रही थी, बल्कि उसने अपने कमरे में सब कुछ बदल दिया था। उसके कपड़ों से लेकर उसके सामान और जूतों तक सब कुछ नया और बेहतर क्वालिटी का था। ये लाड़ प्यार भरा व्यवहार उसके लिए अपरिचित है, लेकिन वह राजकुमारी जैसा व्यवहार पाकर खुश है। चांगा चाहे यूलिंग से कितनी भी नफरत करे और उसे घर से निकाल देना चाहे, वह उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती क्योंकि यूलिंग के पास महामहिम द्वारा दिया गया अनुमति पत्र है और वह सम्राट के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकती। यूलिंग की उपस्थिति में चांगा यांग निंग के लिए कुछ भी करने में असमर्थ है और उसके पास यूलिंग की सभी मांगों और अनुरोधों से सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यूलिंग की डराने वाली निगाहों के सामने उसे यांग निंग का मासिक बजट बढ़ाना पड़ा जो उसके पिछले बजट से 10 गुना अधिक था। चांगा का दिल रो रहा था जब उसने उसे कपड़े और गहने खरीदने के लिए इतना भत्ता दिया, लेकिन उसके पास यूलिंग के अनुरोधों को पूरा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था क्योंकि यांग लुयांग ने उसे यूलिंग की इच्छानुसार कार्य करने के लिए कहा था। यह अच्छी बात थी कि यूलिंग ने शाही शादी तक उसके साथ रहने का फैसला किया। उसकी वजह से वह अपनी ज़िंदगी का अच्छा समय बिता रही है और उसकी खास देखभाल और लाड़ प्यार की वजह से उसे हर समय बीमार होने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। मुझे कॉफ़ी चाहिए। यांग निंग ने सफ़ेद सादा दूध पीने के बाद गिलास में इस पर रखते हुए चिल्लाया। उसे सफ़ेद सादे दूध का स्वाद पसंद नहीं है। घर पर भी वह चॉकलेट दूध, स्ट्रॉबेरी दूध या सिर्फ कॉफ़ी ही पीती थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं सादा दूध पी रही हूँ। पापा मुझे सफ़ेद सादा दूध पीते देखेंगे तो उन्हें कितना गर्व होगा। अपने परिवार की याद आते ही वह फूट फूट कर हंस पड़ी।
अब फ्यूचर एड्स। यूलिंग को यांग परिवार में आए 2 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन उसे इस दुनिया में आए 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। फिर भी वह अपनी दुनिया में वापस जाने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रही है। उसने वापस जाने के लिए अपनी जान लेने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुई। उसकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं और उसका काय स्वभाव अपने हाथों से जान लेने से भी डर रहा था। बहुत समय बीत चुका है। हालात के साथ तालमेल बिठाना अभी भी मुश्किल है, लेकिन वह अब इनकी आदी हो रही है। हालांकि इस तथ्य को स्वीकार करना अभी भी कठिन है कि वह एक काल्पनिक दुनिया में है और अब अपने परिवार से नहीं मिल सकती। क्या ये सच है? ये कैसे मुमकिन है? कोई काल्पनिक दुनिया में कैसे प्रवेश कर सकता है? क्या उन्हें पता भी है कि मैं इस काल्पनिक दुनिया में फंसी हूँ? क्या उन्हें मेरी याद भी आती है? यांग निंग ने अपने गंदे बदसूरत ड्राइंग कौशल से ब्रश और स्याही का इस्तेमाल करके कागज पर बनाए गए पारिवारिक चित्र को देखते हुए बुदबुदाया। वह अपने परिवार को याद कर रही थी, लेकिन उसके पास उनका कोई फोटो नहीं था जिसे देखकर उसे उनकी याद आ जाए। उसने अपने होठों को भींच लिया और अपने आंसू रोकने की कोशिश की तथा अपने द्वारा बनाए गए परिवार के अपरिचित चित्र को सहलाने लगी। यांग निंग की तरह उसका भी एक छोटा परिवार है जिसमें उसके पिता, माँ और एक छोटा भाई है। हालांकि शुक्र है कि यांग निंग के परिवार के विपरीत वे उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करते या उसकी खुशियों के लिए उसका तिरस्कार नहीं करते। घर पर उसके पिता हैं जो उससे प्यार करते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। उसकी माँ की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। उसके पिता के पुनर्विवाह के बाद उसे एक सौतेली माँ मिली जो चांद राह जैसी बिल्कुल नहीं थी। परियों की कहानियों और काल्पनिक दुनिया की बदतमीज सौतेली माँ के विपरीत उसकी सौतेली माँ अब तक की सबसे अच्छी महिला है जिससे वह मिली है। फेंग ली अपनी सौतेली माँ के बहुत करीब है और उसने उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मान लिया है। शुरुआत में एक परिवार के रूप में साथ रहना मुश्किल था, लेकिन जब वे साथ रहने लगे तो उसे एहसास हुआ कि वह महिला अपने पिता से कितना प्यार करती है, जिससे उसे सुकून मिलता है। अपने पिता को खुश और प्यार पाते देखना उसके लिए सबसे संतोषजनक एहसास है। हालांकि वह उसकी जैविक माँ नहीं है, फिर भी वह उसकी माँ ही है जो उससे प्यार करती है, उसकी परवाह करती है और उसके पिता से भी ज़्यादा उसकी सबसे करीबी दोस्त बन गई है। अब फ्यूचर एड्स। फेंग ली का एक छोटा भाई भी है जो उससे खून का रिश्ता नहीं रखता। वह उनके घर तब आया जब उसके पिता ने उसकी माँ से शादी की थी। यह उन दोनों की दूसरी शादी थी। हालांकि साथ रहते हुए वह और उसका भाई एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन गए और किसी भी अन्य भाई बहन की तरह उनके बीच एक मजबूत रिश्ता बन गया। अगर उसका बस चले तो वह उसे दुनिया की सारी खुशियाँ और प्यार दे देगी, क्योंकि वह इन सब का हकदार है। वह 20 साल का है और हाल ही में विश्वविद्यालय में दाखिल हुआ है। प्रतियोगिता के बाद वह उससे मिलने विश्वविद्यालय जाने की योजना बना रही थी, क्योंकि उस समय प्रतियोगिता आगे थी और वह अपनी ट्रेनिंग के कारण उसके ओरिएंटेशन समारोह में शामिल नहीं हो पाई थी। इस वजह से वो चिड़चिड़ा सा व्यवहार कर रहा था और उससे ठीक से बात भी नहीं कर रहा था। वो 20 साल का हो चुका है पर किसी बच्चे से कम नहीं है। छी, कितना प्यारा बच्चा है। ये याद करके वह हंस पड़ी कि वह कितना प्यारा है। उसे परेशान होने से बचाने के लिए वह उसे सरप्राइज देना चाहती थी और उसे पैसों से भरा एक मोटा लाल कार्ड देना चाहती थी ताकि उसका दिन बन जाए। कौन सा कॉलेज स्टूडेंट पैसों का एक पैकेट पसंद नहीं करेगा? हालांकि किसने सोचा होगा कि चीजें अप्रत्याशित मोड़ ले लेंगी और यह प्रतियोगिता संभवतः उसके जीवन की आखिरी प्रतियोगिता बन जाएगी। क्या यह मेरा अंत है? उसने सोचा। नहीं फेंग ली, अपना ध्यान केंद्रित रखो, तुम ये लड़ाई अभी नहीं हार सकती। यांग निंग ने अपनी पीठ सीधी की और इस स्थिति में भी खुद को मजबूत और केंद्रित रखने के लिए जोर से यह मंत्र दोहराया। भले ही मैं अभी वापस नहीं जा सकती, फिर भी मुझे जिंदा रहना होगा ताकि मैं एक दिन अपनी दुनिया में लौट सकूं। ऐसा करने के लिए मुझे कहानी के बारे में कुछ करना होगा और एक खलनायिका साम्राज्य के रूप में अपना अंत नहीं देखना होगा। उसने मन ही मन बुदबुदाया और कागज पर लिखना शुरू कर दिया और अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में एक मोटा चार्ट बनाया। उस समय जो कुछ हो रहा था वह उपन्यास की कहानी से बिल्कुल अलग था। हालांकि उपन्यास की कहानी यहाँ से 1 साल बाद शुरू हुई थी, लेकिन उसे यकीन था कि जेंग लियांग और यांग निंग जेंग लियांग के जन्मदिन समारोह से पहले कभी नहीं मिले थे। हालांकि यहाँ वह जन्मदिन समारोह से पहले उससे मिली थी जब जियाओ वेई उसे चिकित्सक के साथ यांग परिवार में ले आई थी। इतना ही नहीं, कहानी में उसके बाद भी उन्हें मिलने के ज़्यादा मौके नहीं मिले और 3 महीने से भी कम समय में उनकी शादी हो गई। जैसा कि कहा गया है, ये बस एक अरेंज मैरिज थी जिसमें यांग निंग को दोनों तरफ से नुकसान ही हुआ। जेंग लियांग ने कभी उस पर भरोसा नहीं किया। इस बीच उसके पिता ने उसे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इस्तेमाल किया और सम्राट के रूप में जेंग लियांग की स्थिति को खतरे में डालने की कोशिश की, उसे मुश्किल में डाल दिया और उसे एक गद्दार में बदल दिया। यांग लुयांग ने नायिका को मारने की भी कोशिश की, जिससे चीज़ें और भी जटिल हो गईं। हालांकि अब चीज़ें अलग हैं। वह और जेंग लियांग पहले भी कई बार मिल चुके हैं और जेंग लियांग जिस तरह से उसके साथ व्यवहार करता है उसे देखकर लगता नहीं कि वह उससे घृणा करता है। वह यांग लुयांग के सभी आदेशों का आंख मूंद कर पालन भी नहीं करती। कहानी में हुए कुछ बदलावों को देखते हुए क्या इसका मतलब यह है कि कहानी बदली जा सकती है? क्या वह सही फैसले लेकर कहानी बदल सकती है? क्या वह अपने खूनी अंत से बच सकती है? 93 एक शर्त। महिला, क्या आप कहीं जाने की योजना बना रही हैं? जियाओ वेई ने उलझन में पूछा जब उसने यांग निंग को कपड़े पहनते और उन सामानों को पहनते देखा जिन्हें वह घर पर कभी नहीं पहनती। जब वह घर पर रहती है तो वह दरबारी महिला यूलिंग द्वारा खरीदे गए शानदार कपड़े नहीं पहनती, बल्कि वह पुराने कुरदुरे कपड़े पहनती है क्योंकि वह उन्हें रोजाना पहनने में आरामदायक पाती है। मैं लेडी यूलिंग के साथ महल जा रही हूँ, यांग निंग ने उत्तर दिया जब वह दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रही थी और अपनी गर्दन पर जटिल हार पहनने में व्यस्त थी। वह महल में जाने से पहले भव्य रूप से तैयार नहीं होना चाहती थी। हालांकि यूलिंग ने उसकी बातों को नहीं सुना और उसके लिए पहले से ही भव्य पोशाक और अन्य सामान की व्यवस्था कर दी जिसे वह पहनने वाली थी।
यूलिंग ने उसे धमकी भी दी कि अगर यांग निंग उसके कहे अनुसार कपड़े नहीं पहनेगी तो वह उसे अपने साथ महल में नहीं आने देगी। कोई विकल्प न होने के कारण उसने यूलिंग के निर्देशानुसार कपड़े पहने और यथासंभव स्त्रीवत और सौम्य दिखने की पूरी कोशिश की। जियाओवेई ने उदास होकर होंठ भींचे और कहा, तुम लेडी यूलिंग के बहुत करीब आ गए हो। अब तुम मुझे अपने साथ कहीं भी नहीं ले जाते। उसने झुंझलाहट में शिकायत की, जबकि उसने उसे सामान ठीक से पहनाने और उसकी पोशाक में फंसे हार को खोलने में मदद की। यांग निंग ने उसकी तरफ देखा और उसे इतनी छोटी सी बात पर परेशान होते देख हंस पड़ी। तुम क्या कह रही हो? मेरे लिए तो तुम हमेशा नंबर 1 हो। उसने उसे यकीन दिलाया और उसके सिर पर ऐसे थपथपाया जैसे किसी नाराज पिल्ले को दिलासा दे रही हो। मैं लेडी यूलिंग के साथ महल जा रही हूँ क्योंकि उन्हें भी शादी की तैयारियों के लिए महल जाना है। इस बीच मुझे महामहिम से कुछ बात करनी है। और मैंने कब कहा कि तुम मेरे साथ नहीं आ रही हो? यांग निंग ने जियाओवेई की ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें साथ लिए बिना कहीं कैसे जा सकती हूँ? मैं तो तुमसे कहने ही वाली थी कि तुम तैयार हो जाओ और मेरे साथ महल चलो। अब नाराजगी बंद करो और तैयार हो जाओ। ... मुझे लगा था कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, तो मुझे भी तैयार हो जाना चाहिए। अपनी मालकिन की बातें सुनकर जियाओवेई का चेहरा खिल उठा। पब फ्यूचर एड्स। पिछले कुछ दिनों से यूलिंग यांग निंग का ध्यान रख रही है, जो उससे कहीं ज्यादा साहसी और दृढ़ निश्चयी है। इसीलिए वह यांग निंग को चांगाह और यांग लुओयांग के मौखिक हमलों से भी बचा सकती है, जो अब उसे परेशान नहीं करते। जबकि उसके पास चांगाह और जिंगबाओ के सामने टिकने की न तो ताकत है और न ही आत्मविश्वास। इसीलिए जब भी वह चांगाह से उलझती है तो अपनी पत्नी के लिए हमेशा परेशानी का सबब बन जाती है। पिछले कुछ दिनों से उसे ऐसा लग रहा था जैसे यांग निंग उससे दूर जा रही थी और यूलिंग और यांग निंग को एक दूसरे के करीब आते देख उसे परेशानी हो रही थी। वह ईर्ष्या महसूस कर रही थी क्योंकि अब तक केवल वही यांग निंग के करीब थी और युवा होने से ही उसकी सेवा कर रही थी। हालांकि यांग निंग के आश्वस्त शब्दों ने उसे खुश कर दिया और उसे एहसास हुआ कि उसकी महिला उसे भूली नहीं है और अभी भी उसे सबसे ज्यादा पसंद करती है। वह खुश थी कि यूलिंग के उनके जीवन में आने के बाद भी यांग निंग के जीवन में उसका महत्व अभी भी खत्म नहीं हुआ है। यांग निंग जियाओवेई को खुशी से उछलते देख हैरान रह गई और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मैं तुम्हें कैसे पीछे छोड़ सकती हूँ? जियाओवेई, मेरी एक बात याद रखना, मैं उन लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ता जो मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ देते हैं। आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, यहाँ तक कि मेरे जीवन के सबसे बुरे दौर में भी। तो जब हालात बेहतर हो रहे हैं तो मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूँ? यहाँ तक कि फोंगली भी जियाओवेई की सेवा करते हुए उसकी ईमानदारी की अनदेखी नहीं कर सकता। जब भी यांग लुओयांग या चांगाह ने यांग निंग को किसी भी तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश की, ये लड़की हमेशा सबसे पहले उनके खिलाफ खड़ी होती थी, हालांकि उसके पास उनके खिलाफ कुछ भी करने की शक्ति नहीं थी। जब उसने कभी भी उसके बुरे समय में उसका साथ नहीं छोड़ा, तो जब चीजें बेहतर हो रही हैं तो वह उसे कैसे नजरअंदाज कर सकती है? अब भावुक होना बंद करो और तैयार हो जाओ, हम 10 मिनट में निकल रहे हैं, यांग निंग ने कहा, जिससे जियाओवेई की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। 10 मिनट? मुझे जल्दी करनी है, जियाओवेई ने कहा और शाही महल जाने से पहले अपने कपड़े बदलने के लिए जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। हालांकि वह सिर्फ एक नौकरानी है, फिर भी उसे भावी राजकुमारी की नौकरानी जैसा दिखने के लिए खुद को तैयार रखना होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। उसकी वर्दी किसी भी तरह से अव्यवस्थित या गंदी नहीं होनी चाहिए। ड्रैगन पवेलियन रॉयल पैलेस। लेडी यांग निंग, आप महल में क्यों आई हैं? जेंग लियांग ने गंभीर भाव से उसकी ओर देखते हुए पूछा। वह उसके सामने बैठा था और चाय की चुस्की ले रहा था, तभी उसने उससे ये सवाल पूछा। वह शाही दरबार के बाद के सत्र के लिए तैयार हो रहा था जब गार्ड आया और घोषणा की कि लेडी यूलिंग ड्रैगन मंडप के पीछे बगीचे में उसका इंतजार कर रही थी। उसे हैरानी हुई क्योंकि आमतौर पर लेडी यूलिंग ही उससे मिलने अध्ययन कक्ष में आती हैं, लेकिन चूंकि लेडी यूलिंग ही उसे ढूंढने आई थी, इसलिए उसने सोचा कि जरूर कोई ज़रूरी बात होगी जो वह उससे कहना चाहती होंगी। जब वह ड्रैगन मंडप के पीछे बगीचे में आया तो वह लेडी यांग निंग को उसका इंतजार करते देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वह झील के किनारे गोल मेज पर बैठी थी और उस चाय का आनंद ले रही थी जो नौकरानी ने उसे तब परोसी थी जब वह उसका इंतजार कर रही थी। वह लेडी यूलिंग से मिलने बाहर आया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि लेडी यांग निंग उसका इंतजार कर रही होंगी। वह न सिर्फ उसका इंतजार कर रही थी, बल्कि जब वह उससे मिलने आई तो उन्होंने बहुत ही खूबसूरत कपड़े भी पहने थे। उन्होंने हल्के गुलाबी रंग की पोशाक पहनी हुई थी जो चमकदार रत्नों से सुसज्जित थी। साथ ही उन्होंने चांदी का हार और गुलाबी रत्नजड़ित बालियां भी पहन रखी थी जो पोशाक के साथ बहुत अच्छी लग रही थी। वह सुंदर दिख रही थी। वह फीके और सादे कपड़े पहनकर भी खूबसूरत लगती थी। वह चाहे कुछ भी पहने, वह खूबसूरत ही लगती थी। हालांकि उसे खुशी थी कि लेडी यूलिंग के यांग परिवार में आने के बाद चीजें बदल रही हैं और लेडी यांग निंग का अब इलाज हो रहा है। यांग निंग ने जवाब देने से पहले अपने होंठ टिश्यू से पोंछे, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहती थी। उसका जवाब सुनकर जेंग लियांग के माथे पर शिकन आ गई। कुछ जरूरी? क्या यांग परिवार में कुछ हुआ है? उसने सोचा, कुछ जरूरी बात है, क्या है? उसने बिना विषय को और आगे बढ़ाए सीधे पूछा। यांग निंग ने एक गहरी सांस ली और अपने अंदर मौजूद सारी हिम्मत जुटाते हुए पूछा, क्या तुम्हें पिछली बार वेश्यालय में हुई हमारी बातचीत याद है? उसके अप्रत्याशित प्रश्न पर जेंग लियांग के चेहरे पर भाव कठोर हो गए। वेश्यालय में हुई उनकी बातचीत याद आते ही उसने अपने होंठ भींच लिए। वह उन दोनों के बीच हुई उस बातचीत को कैसे भूल सकता है? पहली बार किसी ने उसे अस्वीकार किया था। आमतौर पर महिलाएं उसके करीब आने या उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करती हैं ताकि उनके परिवार शाही परिवार से परिचित हो सकें। हालांकि वह किसी को भी ऐसा मौका नहीं देता क्योंकि महिलाओं के साथ संबंध बनाने से ज्यादा वह अपनी तलवारबाजी का अभ्यास और उस पर काम करना पसंद करता है।
बाकी औरतों की तरह वह भी उम्मीद कर रहा था कि वह उसके करीब आएगी। हालांकि उनकी सगाई हो चुकी है, फिर भी वे एक दूसरे के बारे में ज़्यादा नहीं जानती। उस दिन वह उससे मिलने गया क्योंकि वह उसे देखना चाहता था और जानना चाहता था कि वह उससे क्या चाहती है। कोई तो वजह होगी कि वह इतना अलग व्यवहार कर रही थी। वह उसके चेहरे से वह नकाब हटाकर उसकी असली शक्ल दिखाने के लिए बेताब था। लेकिन जब उसने मुंह खोला तो वह ये सुनकर हैरान रह गया कि वह अपनी शादी रद्द करना चाहती है। कोई उससे अपनी शादी कैसे रद्द करना चाहेगा? कैसे? वह साम्राज्य का युवराज है और उसे जेंग साम्राज्य का भावी सम्राट बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। कोई उससे शादी क्यों नहीं करना चाहेगा? जेंग लियांग ने अपनी चाय का एक घूंट लिया और यांग निंग की ओर उदासीनता से देखते हुए पूछा, हाँ, मुझे याद है। इसके बारे में क्या? उस समय आपने कहा था कि यह विवाह संबंध रद्द नहीं किया जा सकता। उसने कहा, क्या हुआ? मुझे यकीन है कि तुम यहाँ इसकी पुष्टि करने नहीं आए हो। उसने आश्चर्य जताते हुए कहा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि वह एक बार फिर यह बात उठा रही है। यांग निंग ने अपनी घबराहट को निगल लिया और गला साफ करते हुए कहा, चूंकि विवाह का रिश्ता हमारे परिवारों द्वारा तय किया गया है, इसलिए हम और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इस शादी से पहले मेरी एक शर्त है। अगर तुम मेरी यह शर्त पूरी कर सको तो मुझे बहुत खुशी होगी। उसने कहा। जेंग लियांग 94 रिवर्स हरम। जब यांग निंग ने कहा कि उससे शादी करने से पहले उसकी एक शर्त है, तो जेंग लियांग ने अपने होंठ भींच लिए। एक शर्त? उसने सोचा था कि यांग निंग का यांग लुयांग से कोई लेना देना नहीं है और वह अपने पिता की तरह लालची नहीं है। हालांकि लगता है इस लड़की ने एक बार फिर उसे गलत साबित कर दिया। अन्यथा उससे विवाह करने से पहले उसकी क्या शर्त हो सकती थी? क्या वह आखिरकार उसे अपना असली रंग दिखा रही है? जेंग लियांग ने आंखें मूंद लीं और यांग निंग को ठंडेपन से देखा। ये पहली बार था कि कोई कह रहा था कि शादी के लिए उसकी एक शर्त है। आमतौर पर वे ऐसी बातें सोच समझकर करते हैं और अपनी लालच और चाहतों के बारे में इतना खुलकर नहीं बोलते। ये देखकर अच्छा लगा कि किसी में अच्छे इंसान का मुखौटा पहने बिना अपना स्वार्थ दिखाने का साहस है। उसने सोचा था कि उसके बारे में अफवाहें गलत थीं और वह यांग लुयांग और चांगा की यातना का शिकार है, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी भी ऐसी कई चीजें हैं जो वह उसके बारे में नहीं जानता है। हालत? कैसी हालत? उसने उदासीन निगाहों से उसे देखते हुए ठंडे स्वर में पूछा। उसकी बातें सुनते हुए वह कई तरह की भावनाओं से जूझ रहा था। वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि वह क्या चाहती है, इसलिए वह उससे बात करने के लिए महल तक आई, लेकिन साथ ही वह उसके द्वारा धोखा महसूस कर रहा था क्योंकि उसने सोचा कि वह उन अन्य महिलाओं की तरह लालची महिला नहीं थी जिन्हें उसने पहले देखा था। डॉट 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 डॉट। यांग निंग ने जेंग लियांग के चेहरे पर गहरे भाव आते देखने के लिए मेज के नीचे घबराहट से अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अपने धड़कते दिल को नियंत्रित करने के लिए एक गहरी सांस ली और फिर कहा, महाराज, यह आपके लिए केवल एक तयशुदा विवाह हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। जेंग लियांग उलझन में था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस बारे में बात कर रही है। दोनों परिवार युद्ध में शामिल नहीं हैं, फिर भी वह इस मुद्दे को इतना गहरा और गंभीर बना रही थी। इसलिए मैं चाहती हूं कि शादी से पहले तुम मुझसे एक वादा करो। उसने कहा। एक वादा? कैसा वादा? जेंग लियांग ने जिज्ञासा से अपनी भौहें उठाईं और सोचा कि उसने ऐसा बयान किस इरादे से दिया। अब फ्यूचर एड्स, मुझसे शादी करने के बाद किसी अन्य पत्नी या उपपत्नी को न लाने का वादा करो। यांग निंग ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा। वह घबराई हुई थी और मेज के नीचे उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि वह साम्राज्य के युवराज के साथ बातचीत कर रही थी, जिसे इस दुनिया के कानून के अनुसार अन्य पत्नियां और रखेलें रखने की अनुमति नहीं है। हालांकि वह नहीं चाहती थी कि इसी कारण से उसका जीवन बलिदान हो। यदि वह अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए अपनी जान नहीं दे सकती, तो कम से कम वह ये तो कर ही सकती है कि उसे महल में अन्य पत्नियों को लाने से रोक दे। उसके पास पहले से ही बहुत सी परेशानियां हैं। वह उस आदमी की वजह से दूसरों से झगड़ा नहीं करना चाहती जो उसका तथाकथित पति है। इसके अलावा अगर वह उससे वादा करता है कि शादी के बाद वह किसी और को साथ नहीं लाएगा, तो 1% संभावना है कि वह मुख्य नायिका के प्यार में न पड़े। तब उसे अपनी गर्दन काटने के लिए उसका इंतजार नहीं करना पड़ेगा, है ना? अंडरस्को। ओह, जेंग लियांग ने आश्चर्य से कहा क्योंकि उसे यांग निंग से ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी। चूंकि राजघरानों और कुलीन परिवारों में सहेलियां और रखेलें रखना आम बात है, इसलिए कोई भी इन अनुचित प्रथाओं का विरोध करने की हिम्मत नहीं करता। आमतौर पर महिलाएं अपने पति के अन्य सहेलियों या रखेलों को रखने पर कभी कोई आपत्ति नहीं जताती क्योंकि वे चाहती हैं कि उनके पति खुश और संतुष्ट रहें। जब तक उन्हें उचित सम्मान और उपाधि दी जाती है, वे ऐसी प्रथाओं की ज्यादा परवाह नहीं करती क्योंकि इनका विरोध करने से उन्हें केवल पीड़ा और कष्ट ही मिलेगा। अपनी मां के साथ हुए व्यवहार और जीवन के अंतिम क्षणों में उनकी दर्दनाक मृत्यु के बाद वह भविष्य में भी कोई दूसरी पत्नी या उपपत्नी नहीं रखना चाहता था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी को भी वही कष्ट सहने पड़े जो उसकी मां को झेलने पड़े, जबकि वह सम्राट, जो उसके पिता हैं, की पहली पत्नी थी। अपने पिता की पहली राजतिलक पत्नी होने के बावजूद उनकी मां को अन्य पत्नियों द्वारा अपमानित किया गया क्योंकि उनके पिता ने उन्हें कभी भी उचित सम्मान नहीं दिया तथा उन्हें केवल नामात्र की उपाधि ही प्राप्त थी। वह महारानी थी, लेकिन उनके साथ कभी महारानी जैसा व्यवहार नहीं किया गया। सब उनका मजाक उड़ाते थे क्योंकि वह जेंग साम्राज्य की महारानी थी और उन्होंने साम्राज्य के उत्तराधिकारी को भी जन्म दिया था। फिर भी उनके पति को उनसे ज्यादा किसी और पत्नी से लगाव था। उसकी मां उसे समझाती थी कि अगर पति अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करता, तो दूसरों को भी उसे नीची नज़र से देखने का मौका मिल जाता है। चाहे वह कितने भी ऊंचे पद पर क्यों न हो, समाज उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा उसका पति उसे देता है। अपने अंतिम क्षणों में जब वह बिस्तर पर थी, उनके पिता अपनी अन्य पत्नियों के साथ जीवन का आनंद लेने में व्यस्त थे, क्योंकि उनके लिए उनकी मां उनकी पत्नियों के बीच एक औरत मात्र थी। हालांकि जेंग लियांग के लिए उसकी मां ही उसकी दुनिया थी और ये देखना उसके लिए बहुत दुखद था कि उसकी मां उसे इस क्रूर दुनिया से निपटने के लिए अकेला छोड़ गई।
अपनी मां के निधन के बाद भी उनके पिता के लिए हालात नहीं बदले। उन्होंने अपनी सबसे प्रिय पत्नी को साम्राज्य की महारानी की उपाधि दे दी और उन्हें अपनी मां कहने पर मजबूर कर दिया। वह उस महिला को अपनी मां कैसे कह सकते हैं जो चाहती है कि वह राजगद्दी की दौड़ से गायब हो जाएं। इसलिए वह अपने पिता को नापसंद करता है और कभी भी उनके जैसा क्रूर निर्दयी इंसान नहीं बनना चाहता। चूंकि वह युवराज है, इसलिए उसे अब भी उनका सम्मान करना होगा और हर चीज़ के लिए उनका सम्मान करना होगा। हालांकि वह उनके जैसा पति नहीं बनना चाहता। अपनी मां के देहांत के बाद उसने तय किया कि वह जीवन में सिर्फ एक ही स्त्री से विवाह करेगा और अपने पिता की तरह कभी कोई दूसरी पत्नी या उपपत्नी नहीं रखेगा। वह कभी भी उसके जैसा नहीं होगा। जबकि झेंग लियांग यांगनिंग के शब्दों से स्तब्ध था और सोच रहा था कि वह ऐसा अनुरोध करने के बारे में क्या सोच सकती है, यांगनिंग उसे चुपचाप घूरते हुए देखकर घबरा रही थी। क्यों, क्या तुम्हें लगता है कि यह वादा पूरा करना बहुत मुश्किल है? उसने फिर पूछा तो वह चुपचाप उसे घूर रहा था। उसके होंठों का कोना फड़क गया क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसके इस अनुरोध के बारे में इतना सोचेगा। वह उपन्यास का मुख्य पुरुष पात्र है। स्त्रियों के मामले में उसका हृदय इतना कमजोर कैसे हो सकता है? क्या वह उससे विवाह करने के बाद दूसरी स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करना चाहता है? उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना बड़ा खिलाड़ी है। झेंग लियांग ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह कोई मुश्किल वादा नहीं है। हालांकि मैं जानना चाहता हूं कि लेडी यांगनिंग मुझसे ऐसा वादा क्यों चाहती हैं। क्या शाही और कुलीन परिवारों में पुरुषों के लिए एक से ज्यादा पत्नियां या रखैले रखना सामान्य बात नहीं है? क्या आप इस लंबे समय से चली आ रही प्रथा से परेशान हैं? उसने उत्सुकता से पूछा। क्या वह उससे इतना प्यार करने लगी है कि वह नहीं चाहती कि वह दूसरी औरतों पर ध्यान दे? अगर ऐसा है तो वह खुशी खुशी उससे ये वादा करेगा और उसे पूरा भी करेगा। हालांकि अगर वह इस तरह की शर्त इसलिए रख रही है क्योंकि उसके पिता ने उसे ऐसा करने के लिए कहा है क्योंकि वह बाद में किसी भी तरह का सत्ता संघर्ष नहीं चाहते हैं, तो उन्हें इस विवाह संबंध के बारे में एक बार फिर से सोचने की जरूरत है। वह ऐसी स्त्री से विवाह नहीं कर सकता जो केवल उसका विनाश और उसके शासन का पतन चाहती हो। वह उसे यांग लुयांग के जाल से दूर ले जाने के लिए तैयार है। हालांकि अगर वह अपने पिता के नेतृत्व का पालन करने और उसे अपनी रणनीति में फंसाने की योजना बना रही है तो उसे ऐसे जीवन साथी की आवश्यकता नहीं है। यांगनिंग ने झेंग लियांग को भौहें चढ़ाकर देखा और उसके सवाल पर नाराज हो गई। क्या वह इस घिनौनी प्रथा का समर्थन करता है? उसने सोचा, अपने आकर्षक रूप रंग से वह ईमानदार और भरोसेमंद लगते हैं, लेकिन उनकी बातें उन्हें मुख्य किरदार से ज्यादा खलनायक क्यों लगती हैं? क्या मैं इतने लंबे समय से चली आ रही प्रथा से परेशान हूं या नहीं? ये वाकई एक अच्छा सवाल है। यांगनिंग ने गंभीरता से सिर हिलाया और उनसे पूछा, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मुझे आपसे एक सवाल पूछने दीजिए। महामहिम को कैसा लगेगा अगर आपसे शादी करने के बाद मैं दूसरे पुरुषों को महल में लाऊं और उन्हें अपना दूसरा और तीसरा पति बनाकर रखूं? क्या आप उस समय भी इससे परेशान होंगे या फिर इससे परेशान नहीं होंगे? लेडी यांगनिंग, क्या आप सुन भी रही हैं कि आप क्या कह रही हैं? झेंग लियांग ने अपने दांत पीस लिए और जितना हो सके अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश की। उसने उससे ऐसी प्रतिक्रिया की कभी उम्मीद नहीं की थी। वह बिना उससे आंखें मिलाए इतनी शर्मनाक बात कैसे कह सकती है? 95 पुरुष नेतृत्व विशेषाधिकार। यांगनिंग का सवाल सुनकर झेंग लियांग का चेहरा उदास हो गया। वह ऐसा सवाल पूछने के बारे में सोच भी कैसे सकती है? लेडी यांगनिंग, क्या आप सुन भी रही हैं कि आप क्या कह रही हैं? कौन सा पति अपनी पत्नी को दूसरे मर्दों के साथ देखना चाहेगा? यह कोई सवाल नहीं, बकवास है। वह गुस्से में आकर उस पर भड़क उठा। उसे दूसरे मर्दों के साथ देखने की कल्पना मात्र से ही उसे गुस्सा आ रहा था। ऐसे बेतुके सवाल का जवाब वह कैसे दे सकता था? यांगनिंग ने उसे अपने सरल प्रश्न से उत्तेजित होते देख उपहासपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, तो आपको ये प्रश्न बकवास लग रहा है। महाराज, मुझे असभ्य होने के लिए क्षमा करें। हालांकि मुझे आश्चर्य है कि आप सिर्फ इसलिए नाराज हो रहे हैं क्योंकि मैंने आपसे एक काल्पनिक प्रश्न पूछा था कि मैं अन्य पुरुषों को अपने दूसरे और तीसरे पति के रूप में रखने के लिए महल में लाऊंगी। फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं आपसे ऐसा अनुरोध क्यों कर रही हूँ? सिर्फ इसलिए कि महिलाएं अपने पतियों से रखेल और अन्य सहेलियां रखने के बारे में कुछ नहीं कहती, इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें कुछ महसूस नहीं होता। दूसरी औरतों ने भले ही अपने पतियों से कुछ न कहा हो, लेकिन मैं इस तरह की बेतुकी हरकतें बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस तरह का व्यवहार अस्वीकार्य होना चाहिए, चाहे कोई भी करे, चाहे वह औरत हो या मर्द। यांगनिंग ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए गंभीरता से कहा। उसे उपदेश देने और अपनी हालत पर उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार करने के बाद उसने उससे नजरें मिलाने से परहेज नहीं किया। वह भले ही युवराज हो, लेकिन वह भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। आज या तो वह या वह। अगर वह उसकी शर्त मान लेता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वह नहीं मानता तो वह खुशी खुशी पहाड़ों में निर्वासित होने का प्रस्ताव स्वीकार कर लेगी, जहां उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा और शायद जानवरों के हमले में उसकी मौत हो जाएगी। ... ऐसे पुरुष को सहन करना और भी बेहतर होगा जो विवाह करने के बाद अन्य स्त्रियों को महल में ले आए। पहले तो वह इस मामले में ज्यादा उलझना नहीं चाहती थी, लेकिन जैसे जैसे वह इसके बारे में सोचती गई, वह क्रोधित होने से खुद को नहीं रोक सकी। पत्नी होने के बावजूद कोई दूसरी सहेलियों और रखेलों को घर कैसे ला सकता है और इसे सामान्य बता सकता है? यह न सिर्फ पत्नी के प्रति अनादर है, बल्कि बेहद घिनौना भी है। इस दुनिया में ऐसी घृणित प्रथाओं के प्रति हर कोई इतना शांत कैसे हो सकता है? ये सोचकर वह उन महिलाओं के लिए बुरा महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी, जिन्हें चुपचाप ऐसे अत्याचारों को सहना पड़ा और अपने पतियों की रखेलों के साथ रहना पड़ा। अगर उसके साथ ऐसा होता तो वह पहले अपने पति और उसके तथाकथित प्रेमी को मार डालती और फिर खुदकुशी कर लेती। वह हिंसा से अपनी बात मनवाने में यकीन नहीं रखती, लेकिन यह मामला एक अपवाद होगा। झेंग लियांग का चेहरा उसकी उत्तेजक बातें सुनकर लाल हो गया। वह उसके दूसरे मर्दों के साथ होने के ख्याल से ही गुस्से से भर गया।
हालांकि उसकी बातें सुनने और यांग निंग द्वारा उसके गुस्से को कम करने के लिए दिया गया एक गिलास ठंडा पानी पीने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने जो कहा वह गलत नहीं था। सिर्फ इसलिए कि कोई भी ऐसी अनुचित प्रथाओं पर आपत्ति नहीं करता, इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसी प्रथाएं सभ्य हैं और उन्हें उसी तरह जारी रखा जाना चाहिए जैसे अब तक चलता आया है। अगर तुम्हारी शर्त के पीछे यही वजह है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। खुशी से, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं कभी कोई दूसरी पत्नी या रखैल नहीं रखूंगा। तुम मेरी एकमात्र पत्नी रहोगी। उसने कहा, आपको बता दूं कि मेरा कभी भी कोई उपपत्नी या अन्य जीवन साथी पाने का इरादा नहीं था। अगर आपने मुझसे ऐसा वादा करने का अनुरोध न भी किया होता तो भी मैं उन परिस्थितियों में ऐसा ही करता। यांग निंग का दिल धड़क उठा जब उसने उसे यह कहते सुना और उसके शब्दों की ईमानदारी उसकी आंखों में देखी जा सकती थी। वह अपनी बादाम के आकार की गहरे भूरे रंग की आंखों से उसे देख रहा था और बार बार उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन, वह इतना सुंदर क्यों है? वह मेरा ध्यान भटका रहा है। यांग निंग मन ही मन चिल्लाई, जैसे वह उनकी बातचीत पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रही हो, न कि उसके खूबसूरत चेहरे पर। इसमें कोई शक नहीं कि वह एक काल्पनिक पात्र है, क्योंकि वह हर तरह से परिपूर्ण है। वह दिव्य रूप वाला और बहुत सुंदर है, वह निडर और साहसी है, वह तलवार चलाने में कुशल है और अकेले ही शत्रुओं से भरे गांव को मार सकता है। वह शब्दों का जादूगर है और किसी लड़की की आंखों में देखकर ही उसे मोहित कर सकता है। क्या ऐसा कुछ है जो वह नहीं कर सकता? मुझे इन आंखों से देखना बंद करो। ये बेवकूफ़ फेंगल तुम पर कूद सकती है। यांग निंग ने अपने निचले होंठ काटे और खुद को उस पर बेवकूफ़ी भरी मुस्कान से रोकने और शांत रहने की कोशिश की। उन्होंने मोर के रंग का नीला चोगा पहना हुआ था जिस पर सुनहरे धागों से कढ़ाई की गई थी और जिस पर हाथ से कढ़ाई की गई थी। ये सिर्फ एक पोशाक नहीं बल्कि एक कलाकृति थी जिसे संग्रहालयों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इस उपन्यास का लाइव एक्शन रूपांतरण अपनी नंगी आंखों से देख रही हूँ। मैं इसके लायक नहीं हूँ। यह उन पलों में से एक था जब उसे खुशी हुई कि वह इस दुनिया में आए और उपन्यास की भावनाओं को महसूस कर सकी और उपन्यास के मुख्य पात्र से व्यक्तिगत रूप से मिल सकी। यह एक ऐसा अद्भुत अनुभव है जिसे वह इस जीवन में कभी नहीं भूल पाएगी। हालांकि ये बहुत अच्छा होगा अगर यह सब एक अच्छा अनुभव बना रहे और वह अपनी दुनिया में लौट सके। लेडी यांग निंग। झेंग लियांग ने उसका नाम पुकारा जब वह कुछ नहीं बोल रही थी और उसके चेहरे को घूरती रही। लेडी यांग निंग। जब उसने पहली बार कोई जवाब नहीं दिया तो उसने फिर से उसका नाम पुकारा। हाँ, क्या तुम कुछ कह रहे थे? यांग निंग चौंक कर अपनी अचंभे से उठी और प्रश्नवाचक दृष्टि से उसकी ओर देखा। झेंग लियांग उसकी हैरानी भरी प्रतिक्रिया से घबरा गया और सोचने लगा कि आखिर उसे इतना आश्चर्य क्यों हुआ। फिर भी उसने अपनी जिज्ञासा को काबू में रखा और कहा, अरे, मैं पूछ रहा था कि क्या तुम्हारी कोई और शर्त भी है? अगर तुम्हारे मन में कुछ है तो तुम उसे भी बता सकती हो और मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। भले ही यह एक अरेंज मैरिज हो, मैं नहीं चाहता कि बाद में तुम्हें मुझसे शादी करने का पछतावा हो। उसने गंभीरता से कहा, जिससे यांग निंग का दिल एक बार फिर पिघल गया। ओह शिट, क्या उपन्यास में भी वह यांग निंग के प्रति हमेशा इतना ही विचारशील था? वह अपनी मीठी बातों से मेरा दिल पिघला रहा है। उसने अपने होंठों को एक पतली सी रेखा में सिकोड़ा और सोचने लगी कि वह उसके मोहक आकर्षण के तीर से कैसे बचेगी। इसमें कोई शक नहीं कि मुख्य किरदारों में हर लड़की को अपना दीवाना बनाने का हुनर है, क्योंकि लेखक ने उन्हें एक ऐसी महाशक्ति दी है जो खलनायकों और मुख्य किरदारों में नहीं होती, यानी बिना कुछ किए किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने का जादू। ऐसा करने के लिए उनका अस्तित्व ही पर्याप्त है। झेंग लियांग ने उसके ऊंचे मानकों के अनुरूप कुछ खास नहीं किया है। उसके काम तो बमुश्किल न्यूनतम है, फिर भी वह उसके करिश्मे के आगे झुकी हुई है। अभी मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी अगर मुझे कुछ याद आए और आपको कोई आपत्ति न हो तो क्या मैं बाद में आकर आपको बता सकती हूँ? उसने अपनी चमकती स्पष्ट आंखों से उम्मीद भरी नजरों से उसकी ओर देखते हुए पूछा। झेंग लियांग के होंठों के कोने मुस्कुराहट में मुड़ गए और उसने तुरंत सिर हिलाया और कहा, आप मुझसे मिलने के लिए कभी भी महल में आ सकते हैं। मुझसे मिलने के लिए आपको महल में आने में संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। यांग निंग ने शर्माते हुए सिर हिलाया और उससे इस तरह बात करते हुए उसे अजीब सा महसूस हुआ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उसके साथ ब्लाइंड डेट पर आई हूँ? मेरी उससे 2 महीने से भी कम समय में शादी होने वाली है। यह कोई साधारण ब्लाइंड डेट नहीं है। जबकि यांग निंग उसके सामने शर्मिंदा और शर्मीली महसूस कर रही थी और सोच रही थी कि क्या उसके लिए ऐसा महसूस करना सामान्य है, ये जानते हुए भी कि वह सिर्फ एक काल्पनिक चरित्र है, उसने उसे यह कहते सुना, लेडी यांग निंग, अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ, कृपया आगे बढ़ें। झेंग लियांग ने सवाल पूछने में संकोच किया, लेकिन अपनी जिज्ञासा के चलते उसने उससे पूछा, जन्मदिन के भोज समारोह में आपने पीले रंग की एक साधारण पोशाक पहनी थी। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपने भोज में वह पोशाक क्यों पहनी थी? उसने उससे पूछा। हालांकि आपने उस दिन सभी को कारण बताया था, लेकिन मुझे ये जानने की उत्सुकता थी कि आपको अकाल की स्थिति के बारे में कैसे पता चला, जबकि उस समय राजधानी में बहुत से लोग अभी भी स्थिति से अनजान थे। उस समय उन्होंने कहा था कि उन्होंने ये पोशाक इसलिए पहनी थी क्योंकि उन्हें लगा कि भोज में यदि वह अत्यधिक महंगे कपड़े पहनेंगी तो यह अनुचित होगा, क्योंकि साम्राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में लोग अकाल से पीड़ित हैं। हालांकि जब यूलिंग यान परिवार के पास गई तो उसे पता चला कि यांग निंग के पास कोई भी उचित पोशाक नहीं है जो सार्वजनिक कार्यक्रमों में पहनने के लिए उपयुक्त हो, और यान परिवार में उसे एक कुलीन महिला के रूप में नहीं माना जाता है। वह जानना चाहता था कि क्या उसे भोज के दिन वह पोशाक पहनने के लिए मजबूर किया गया था या उसने उस दिन वह पोशाक पहनने का फैसला किया था। उससे भी बढ़कर वह चाहता था कि वह उसके साथ सच्चा रहे और किसी भी बात के लिए झूठे बहाने न बनाए। जब तक वह उसके साथ ईमानदार रहेगी, वह उस पर विश्वास करना चाहता है। इसके अलावा यदि उसे भोज में वह पोशाक पहनने के लिए मजबूर किया गया था तो उसके पास यांग लुयांग से बाद में इसका बदला लेने के अपने तरीके हैं।
96 तीसरा पहिया। यांग निंग आश्चर्यचकित हो गई और जब उसने उसका प्रश्न सुना तो उसने अपने होठों को एक पतली सी रेखा में भींच लिया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह कहीं से भी ये प्रश्न उस पर फेंक देगा। हालांकि उसे यह प्रश्न दोबारा पूछते देख वह समझ गई कि वह यांग परिवार में उसकी स्थिति से अवगत है, अन्यथा वह उसके साथ यह विषय क्यों उठाता। उसके पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं है। उसने भोज में इस मामले के बारे में पहले ही स्पष्टीकरण दे दिया था, इसलिए उसे इस बारे में दोबारा पूछने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये स्पष्ट था कि वह उस बहाने की पुष्टि करना चाहता था जो उसने पिछली बार दिया था। इसके अलावा लेडी यूलिंग यांग परिवार में काम करती है और वह कभी कभी शादी की तैयारियों का ध्यान रखने के लिए महल में आती है। बहुत मुमकिन है कि उसने जेंग लियांग को सब कुछ पहले ही बता दिया होगा, क्योंकि उसी ने उसे यांग परिवार के पास भेजा था। वह अपने काम के प्रति कितनी वफादार और समर्पित है, ये जानते हुए भी वह उससे इतनी ज़रूरी जानकारी नहीं छिपा सकती। उसने खाली चाय के कप के चारों ओर अपनी उंगलियां घुमाईं और उससे खेलते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि महामहिम को अचानक इसमें दिलचस्पी क्यों है, लेकिन 2 कारण थे जिनकी वजह से मैंने उत्सव भोज के दिन वह पोशाक पहनने का फैसला किया। जेंग लियांग ने उसके जवाब पर हैरानी से अपनी बाहें उठाईं, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसे इसके बारे में बताएगी। उसने अपनी मुद्रा सीधी की और यह जानने के लिए और भी उत्सुक हो गया कि वह ड्रेस क्यों पहनना चाहती है। ... श्रीमती यांग ने मेरे लिए उत्सव भोज में पहनने के लिए एक पोशाक तैयार की थी और सुबह सुबह मेरे कक्ष में भेज दी थी। हालांकि जब मुझे वह पोशाक मिली तो वह पहनने लायक हालत में नहीं थी। वह फटी हुई और क्षतिग्रस्त थी, उन्होंने उत्तर दिया। जब उसने चांगा को मां नहीं बल्कि श्रीमती यांग कहकर संबोधित किया तो उसके होठों का कोना फड़क उठा। मां का जिक्र करते हुए उसके स्वर में जो ठंडक थी वह उनके दूर के रिश्ते की सच्चाई उजागर कर रही थी। भोज वाले दिन ड्रेस फट गई। किसने किया? जेंग लियांग के चेहरे पर उदासी छा गई, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि भोज वाले दिन कोई उसकी ड्रेस खराब कर देगा। इतना बड़ा और सार्वजनिक कार्यक्रम था, उसके साथ ऐसा व्यवहार कैसे हो सकता है? इसके अलावा उसने यांग लुयांग से कहा था कि यांग निंग को भोज में शामिल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह उत्सव भोज की रात से पहले ही दर्द और बीमार हो गई थी। फिर भी उन्होंने उसके आदेश की अवहेलना की और उसे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मजबूर किया। चून की पोशाक पहले से ही क्षतिग्रस्त थी, इसलिए मैं दूसरी पोशाक चुनने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। यांग निंग ने उसके सवाल को टालते हुए उत्तर दिया। लेटे हुए उसने अपना चेहरा सीधा रखा। पोशाक फटी या क्षतिग्रस्त नहीं थी, बल्कि उसने वह पोशाक पहनने से इनकार कर दिया जो उसे विरासत में मिली थी, और यही वह पोशाक थी जिसे चांगा अपनी अलमारी से निकालना चाहती थी। वह इतनी ज़्यादा चमकीली और भड़कीली पोशाक भोज में कैसे पहन सकती है? पोशाक इतनी भद्दी थी कि अगर वह भोज में पहनती तो सबके सामने उसका मजाक बन जाता, क्योंकि उपन्यास में यांग निंग के साथ यही हुआ था। उपन्यास में एक ऐसा प्रसंग आया जहां यांग निंग अतीत को याद कर रही थी और अपने एक आलाप संवाद में उत्सव भोज की घटना का जिक्र करती है। उपन्यास में उसने उत्सव भोज में चांगा द्वारा दी गई पोशाक पहनी और भोज में सार्वजनिक मजाक का पात्र बन गई। राजकुमारी लियू को उससे बहस करने का एक बहाना मिल गया और पूरे कार्यक्रम के दौरान उसके शर्मनाक कपड़े पहनने पर उसे नीची नज़रों से देखती रही। न सिर्फ वह, बल्कि कार्यक्रम में मौजूद सभी लोग उसके पहनावे पर हंस रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे और उसे जेंग लियांग की पत्नी बनने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चीली और अनुपयुक्त कह रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन उत्सव भोज यांग निंग के जीवन का सबसे अपमानजनक और शर्मनाक पल बन गया। इस वजह से सार्वजनिक भोज में शामिल होने पर उसे बहुत आघात पहुंचता था और वह हमेशा अपने कपड़े चुनते समय सावधानी बरतती थी। इसलिए उसने यांग निंग वाली गलती न दोहराते हुए चांगा के फैसले पर भरोसा किया, बल्कि उसने अपनी अलमारी से सबसे अच्छी ड्रेस पहनने का फैसला किया और पीले रंग की ड्रेस सभी में सबसे अच्छी थी। रंग चटक था और यांग निंग के गोरे रंग पर सबसे ज्यादा जचता, इसलिए उसने भोज में इसे पहनने का फैसला किया। यांग निंग ने जेंग लियांग को देखा और उसके चेहरे पर उलझी हुई भावनाएं देख सकता था। उसे उसके लिए बुरा तो लग रहा था, लेकिन साथ ही वह सोच रहा था कि कहीं उसने भोज में ड्रेस पहनने के इरादे के बारे में झूठ तो नहीं बोला, क्योंकि मामला बहुत गंभीर था। अगर उसने झूठ बोला होता तो उसे यकीन नहीं होता कि अब किस पर भरोसा किया जाए। हालांकि मुझे पोशाक बदलने के लिए मजबूर किया गया था, फिर भी मैंने अपनी अलमारी से सादे पीले रंग की पोशाक चुनी, क्योंकि पीला रंग खुशी और समृद्धि का प्रतीक है और मैं पश्चिमी क्षेत्र में अकाल से पीड़ित लोगों के लिए भी यही कामना करना चाहती थी। यांग निंग ने समझाना जारी रखा। आप सही कह रही थी, क्योंकि उस समय ज़्यादा लोगों को इस मामले की जानकारी नहीं थी, लेकिन आप भूल रही हैं कि मैं मुख्य वित्त मंत्री की बेटी हूं, जिनके पास सारी जानकारी है। मैंने अपने पिता की बातचीत तब सुनी थी जब वे काम कर रहे थे और किसी से इस मामले पर चर्चा कर रहे थे। उसने होंठ भींचे और फिर झूठ बोला। उसे इस बात का पता तब तक नहीं चला जब तक वह भोज में नहीं पहुंची, नहीं उसने इस वजह से कोई पोशाक चुनी थी। वह भोज से एक रात पहले इस दुनिया में आई थी और जब उसे भोज में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया तो सब कुछ कितना अस्त व्यस्त था। उसके पास यांग लुयांग की किसी के साथ बातचीत सुनने का समय कैसे हो सकता था? जब वह महल में आई और महल के मुख्य हॉल में इधर उधर देख रही थी तो उसने 2 अन्य मंत्रियों की बातचीत सुनी जो इस मामले पर चर्चा कर रहे थे और इस बात से चिंतित थे कि इसने पश्चिमी क्षेत्र को कितनी बुरी तरह प्रभावित किया है। मधुमेह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। सोने से पहले करें ये काम। मधुमेह से सदा के लिए क्या चाहिए? सोने से पहले करें ये काम। उसे अकाल से जूझ रहे लोगों के लिए बुरा लग रहा था, हालांकि उस समय अपनी जान बचाना उसकी प्राथमिकता थी। जब राजकुमारी लियू ने उसे सबके सामने मुश्किल में डाल दिया तो उसके पास इस जानकारी का इस्तेमाल करके उस स्थिति से बाहर निकलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये कारगर रहा और महाराज उसकी विचारशीलता से प्रभावित हुए। उन्होंने सबके सामने उसकी प्रशंसा भी की और लोगों के सामने उसकी छवि भी बदल दी। जब तक उसने अपनी गर्दन बचा ली तो क्या फर्क पड़ता है कि वो सच थी या नहीं।
ऐसा नहीं है कि उसके सादे और पीले कपड़े पहनने से अकाल से जूझ रहे लोगों के लिए कुछ हो सकता था। जिन लोगों को अपने दुखों के बारे में अधिक विचारशील और चिंतित होना चाहिए था, वे उस समय पार्टी कर रहे थे। अगर मेरी किसी भी बात से आपको ठेस पहुंची हो तो मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं तो बस आपको जन्मदिन की बधाई और लंबी उम्र की कामना करना चाहती थी और कुछ नहीं। उसने विनम्रता से माफ़ी मांगते हुए अपनी बात समाप्त की। अपनी ईमानदारी दिखाने का सबसे अच्छा तरीका, तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। तुम्हारी पोशाक खराब करके तुम्हें इस स्थिति में डालने वाले लोग ही होने चाहिए, उसने कहा, क्योंकि वह अभी भी इस बात पर गुस्से में था कि भोज वाले दिन उसकी पोशाक खराब कर दी गई और उसे सार्वजनिक रूप से ऐसे कपड़े पहनने के लिए मजबूर किया गया। कोई उसके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? उसने दूसरों का क्या बिगाड़ा था? कोई बात नहीं, कभी कभी झूठ बोलना सच बोलने से बेहतर होता है। तुम अच्छी हो, इसके लिए दोषी महसूस मत करो। और इस दुनिया में तुम्हारा पूरा वजूद ही एक झूठ है। तुम शर्मिंदा क्यों हो? यांग निंग ने अपने होंठ भींचे और सिर हिलाया। झूठ बोलने के लिए उसे दिल से अपराध बोध हो रहा था, लेकिन वह मन ही मन यही दोहराती रही और पूरे सवाल जवाब सत्र में शांत रहने की कोशिश करती रही। लेडी यांग निंग, चूंकि आप महल में आई हैं तो आप दोपहर के भोजन के लिए क्यों नहीं रुकती? झेंग लियांग ने उनसे पूछा। कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप अपने काम में व्यस्त होंगी तब आपको परेशान करने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मुझे अब छुट्टी ले लेनी चाहिए। यांग निंग हैरान रह गई जब उसने उसे दोपहर के भोजन के लिए रुकने के लिए कहा और उसने हाथ हिलाकर इशारा किया क्योंकि उसे ज़्यादा देर रुकने में शर्म आ रही थी। वह सिर्फ चाय के लिए रुकी और उसने उससे अंतहीन सवाल पूछे। उसे डर था कि अगर वह दोपहर के भोजन के लिए रुकी तो वह उसे पूछताछ कक्ष में ले जाएगा और औपचारिक रूप से उससे पूछताछ शुरू कर देगा। किसने कहा कि तुम मुझे परेशान कर रही हो? मैं व्यस्त नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं बगीचे में टहलने ही वाला था कि तुम आ गईं। उसने सिर हिलाकर उसे भरोसा दिलाया कि उसके आने से उसके काम में कोई खलल नहीं पड़ा। मुझे पूरे दिन कोई काम नहीं है, मैंने सुबह ही उसे पूरा कर लिया है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें महल घुमा सकता हूँ, उसने सुझाव दिया। यांग निंग शर्मिंदगी से हंसा और उसने जिस तरह से कपड़े पहने थे उससे पता चल गया कि वह शाही दरबार में जा रहा था। वह यहाँ किसे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। जब वह यांग निंग को दोपहर के भोजन के लिए रुकने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे तभी गुलान प्रकट हुई और उनकी बातचीत को बाधित करते हुए बोली, महाराज, 97 नौकरानी और अंगरक्षक। गुलान दोपहर के शाही दरबार सत्र के लिए झेंग लियांग को बुलाने के लिए जा रहा था जब उसने देखा कि ज़ियाओ वेई स्तंभ के पीछे खड़ा है और चुपके से ड्रैगन मंडप के पीछे बगीचे की ओर झांक रहा है। उसने चारों ओर देखा और वहां ज़ियाओ वेई के अलावा कोई गार्ड या दरबारी महिला नहीं थी। वह यहाँ क्या कर रही है? वह सोचने लगा। वह उसके पीछे खड़ा हो गया और जिस तरफ वह देख रही थी उसी तरफ देखकर ठंडे स्वर में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ज़ियाओ वेई, जो यांग निंग और झेंग लियांग को साथ में चाय पीते और समय बिताते देखकर मुस्कुरा रही थी और खिलखिला रही थी, अचानक गुलान अचानक वहां आए और उसे चौंका दिया। हाँ, तुम मेरे पीछे ऐसे क्यों खड़े हो? वह चौंक कर वापस कूद गई और आश्चर्य से उस पर चिल्लाई। गुलान उसे इस तरह कूदते देख आश्चर्यचकित हो गई और अनजाने में उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। उसे चिंता हुई कि कहीं वह एक बार फिर अपने पैर को चोट न पहुंचा ले। हालांकि ज़ियाओ वेई ने उसकी छोटी छोटी हरकतों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह इतनी सदमे में थी कि उसकी चिंताजनक हरकतों को पकड़ ही नहीं पाए। तुम पीछे से क्यों आ रहे हो? क्या तुम विकृत हो? उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और तेज धड़कन को शांत करने की कोशिश करते हुए गहरी सांस ली। गुलान ने उसके अपमानजनक शब्द सुनकर उपहास किया और जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने अपने दोनों हाथों को सीने के सामने क्रॉस करके उसे सख्ती से देखा। तुम किसे विकृत कह रही हो? तुम ही तो विकृत व्यवहार कर रही थी। ड्रैगन मंडप में इधर उधर झांक रही थी और पागलों की तरह बेवजह हंस रही थी। उसने उस पर पलटवार किया और बिना किसी की इजाजत के महल में ताक झांक करने के लिए उसकी ओर इशारा किया। ... तुम यहाँ कैसे आई? क्या तुम्हें नहीं पता कि यह क्राउन प्रिंस का निवास है और कोई भी यहाँ यूं ही नहीं आ सकता? उसने उससे पूछताछ की। ज़ियाओ वेई ने होंठ फुलाए और उसे भौहें चढ़ाकर देखा। क्या? किसी से तुम्हारा क्या मतलब है? लगता है तुम भूल रहे हो कि मैं कौन हूँ। मैं भावी युवराज की दासी हूँ। मैं अपनी पत्नी के साथ यहाँ आई हूँ। मुझे भी यहाँ आकर महल में घूमने का पूरा अधिकार है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें भी है जो यहाँ काम कर रहे हैं। उसने मंडप के पिछले बगीचे में यांग निंग और झेंग लियांग की चाय की ओर इशारा करते हुए कहा। गुलान ने ज़ियाओ वेई के कंधों पर नजर डाली और झेंग लियांग और यांग निंग को एक साथ पाया। वह ये दृश्य देखकर दंग रह गया क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वे दोनों साथ होंगे। नौकरानी ने उसे पहले ही बता दिया था कि झेंग लियांग दरबारी महिला यू लिंग से मिलने पीछे के बगीचे में गया है। हालांकि उसे लेडी यांग निंग के साथ चाय का आनंद लेते देखकर वह अवाक रह गया। शाही दरबार का दोपहर का सत्र शुरू होने वाला था, फिर भी झेंग लियांग समय में इतना खो गया था कि अपने सारे काम भूलकर चाय का आनंद ले रहा था। महामहिम को क्या हो गया है? वे कब से युवराज के रूप में अपनी जिम्मेदारियों से ज्यादा दूसरी चीजों को महत्व देने लगे? वे सोच रहे थे। वह झेंग लियांग के पास जाकर उसे शाही दरबार के सत्र के लिए बुलाना चाहता था, लेकिन शियाओ वेई का काम अभी पूरा नहीं हुआ था और जल्द ही यह घर मेरी मालकिन का भी घर बनने वाला है। इसलिए ज्यादा दखलंदाजी करना बंद करो और इस जगह की अच्छी तरह से रखवाली करो। मैं अपनी मालकिन की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करना चाहती। ज़ियाओ वेई अपनी नौकरानी से क्राउन प्रिंसेस की मालकिन और फिर उसकी मालकिन की नौकरानी बनने वाली है, इस बात का बखान करती रही। गुलान ने ज़ियाओ वेई को चिढ़कर देखा क्योंकि उसकी बातें उसे परेशान कर रही थीं और उसकी हंसी का ठहाका लगा रही थीं। किसी की सुरक्षा की चिंता करने से पहले तुम्हें अपने टूटे पैर की चिंता करनी चाहिए। वह हंसते हुए उसे जंगली भालू से भागते समय लगी चोट के बारे में चिढ़ा रहा था। ज़ियाओ वेई को यकीन नहीं हुआ जब उसने उसे पैर की चोट के बारे में ताना मारा, जो अब ठीक हो चुकी है।
मेरा पैर नहीं टूटा, बस हल्की मोच आ गई थी। आखिर तुम किसका ताना मार रही हो? सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वह इसे भूलना चाहती है, लेकिन वह अभी भी अतीत को थमे हुए है और उसका इस्तेमाल उसके खिलाफ कर रहा है। अगर वह उसे छेड़ सकता है तो वह भी उसे छेड़ सकती है। गुलान ने अपने होंठ भींचे और उसे गंभीरता से देखते हुए कहा, मैं उस दिन के लिए माफ़ी मांगता हूँ। मुझे सावधान रहना चाहिए था और उस समय तुम्हें और लेडी यांगनिंग को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। ज़ियाओ वेई उसके अचानक माफ़ी मांगने से अचंभित रह गई और उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अचानक अपना रवैया बदल देगा। उसने अजीब तरह से अपनी गर्दन खुजाई और कहा, आह, यह कोई बात नहीं, वैसे भी मेरी मालकिन ने ही तुम्हें जाने के लिए कहा था। तुम तो बस उसके आदेश का पालन कर रहे थे। हालांकि मुझे उस स्थिति में ज़्यादा सोच समझकर और सावधानी से काम लेना चाहिए था। अगर लेडी यांगनिंग न होती तो हालात और भी बदतर हो सकते थे। उसने उस घटना को याद करके उदास होकर कहा, इस घटना को 2 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन वह अभी भी इसे नहीं भूला है। महामहिम और लेडी यांगनिंग ने भले ही उसे माफ़ कर दिया हो, लेकिन उस दिन महामहिम के आदेशों का ठीक से पालन न करने के लिए वह भी खुद को दोषी महसूस करता है। ज़ियाओ वेई ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी आसानी से अपनी गलतियां मान लेगा। वो एक घमंडी आदमी लग रहा था जो अपनी गलतियां कभी नहीं मानेगा, चाहे उसकी जान ही क्यों न दांव पर लग जाए। हालांकि उनका नया रूप देखना काफ़ी अप्रत्याशित था। तुम्हें इसके बारे में बुरा महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और पहले की तरह महल में दौड़ भी सकती हूँ। मैं कूद भी सकती हूँ। ज़ियाओ वेई उसे खुश करना चाहती थी और उसे बताना चाहती थी कि यह उसकी गलती नहीं है और उसे इसके बारे में बुरा महसूस नहीं करना चाहिए। जैसे ही उसने उसे एक अलग नज़रिए से देखना शुरू किया, ठंडी और घमंडी गुलान ने उसकी बात बीच में ही रोककर उसे एक बार फिर गलत साबित कर दिया। आह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हारा काम हो गया है तो मुझे जाना होगा। मुझे और भी ज़रूरी काम करने हैं। गुलान ने अपने होंठ भींचे और जेंग लियांग के पास जाकर उसे अदालती सत्र की याद दिलाने ही वाला था कि ज़ियाओ वेई ने अचानक उसकी आस्तीन का कोना पकड़ लिया और उसे रोक दिया। क्या तुम पागल हो? कहाँ जा रहे हो? क्या तुम देख नहीं सकते कि वे अभी भी एक दूसरे से बात कर रहे हैं? उसने अपनी आंखों में बेपरवाही भरी नज़र से उसे देखा और कहा, मैं समझ सकता हूँ। हालांकि महामहिम के पास अभी चाय पीने का समय नहीं है। अब अगर आप मुझे माफ़ करें। उसने ज़ियाओ वेई का हाथ उसकी आस्तीन से खींचकर अलग कर दिया और उस मेज़ की ओर चला गया जहां जेंग लियांग और यांग चाय पी रहे थे। महाराज, गुलान ने जेंग लियांग को पुकारा, क्योंकि उसने जेंग लियांग और यांग निंग के बीच बातचीत को बाधित किया था। ज़ियाओ वेई, जो दूर से उसे देख रहा था, हताश होकर अपना चेहरा खुजलाना चाहता था। दोनों के लिए कुछ पल बिताने का ये कितना अच्छा पल था, फिर भी उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जेंग लियांग को तब आश्चर्य हुआ जब गुलान अचानक प्रकट हुई और यांग निंग के साथ उसकी बातचीत में बाधा डालने लगी। वह यांग निंग को दोपहर के भोजन के लिए रुकने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गुलान बीच में आ गई और उनकी बातचीत पर पूर्ण विराम लगा दिया। उसने दांत पीसते हुए गुलान को ठंडी नज़रों से देखा। क्या बात है? क्या तुम देख नहीं सकती कि मैं लेडी यांग निंग से बात कर रहा हूँ? जब वह लेडी यांग निंग से बात कर रहा होता है तो वह हमेशा बीच में क्यों आ जाता है? गुलान ने जेंग लियांग के प्रश्नवाचक प्रश्नों को नज़रअंदाज कर दिया और मुस्कुराते हुए यांग निंग का अभिवादन किया। लेडी यांग निंग को नमस्कार। उसने उनका अभिवादन किया और अपनी वफादारी दिखाने के लिए उन्हें झुककर प्रणाम किया। यांग निंग उसके रवैये में आए बदलाव से हैरान थी। पिछली बार की तरह उसने उसे बेमन से अभिवादन नहीं किया, बल्कि अभिवादन करते हुए मुस्कुराया। यह नया था। महाराज, शाही दरबार के दोपहर के सत्र का समय हो गया है। अगर आप यहाँ 5 मिनट और रुकेंगे तो आपको सत्र के लिए देर हो जाएगी और आप आज के सत्र में शामिल नहीं हो पाएंगे। गुलान ने जेंग लियांग की ओर मुड़कर उसे उसके कार्यक्रम की याद दिलाई। मुझे यकीन है कि लेडी यांग निंग आपका इंतजार कर सकती हैं, लेकिन महामहिम नहीं करेंगे। उन्होंने स्थिति की गंभीरता दिखाने के लिए कहा। जेंग लियांग ने भौहें चढ़ाईं और गुलान को घूरा कि उसने यांग निंग में उसका कोई सम्मान नहीं छोड़ा। उसने यांग निंग से बस इतना कहा था कि उसके पास कोई ज़रूरी काम नहीं है। फिर भी वह अपनी बात को छोटा कर रहा था। मुझे पता है, हालांकि आज का सत्र इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसे छोड़ा जा सकता है। जेंग लियांग ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है, मैं अपने काम खुद संभाल सकता हूँ। जेंग लियांग ने आगे कहा। यांग निंग अजीब तरह से मुस्कुराए और दोनों को प्राथमिक विद्यालय के छात्रों की तरह झगड़ते देखकर अवाक रह गई। ये पूरा दृश्य उसे उस समय की याद क्यों दिलाता है जब उसके पिता उसे स्कूल भेजने के लिए बिस्तर से घसीटते थे। गुलान, जेंग लियांग की जिंदगी में अपने पिता जैसी ही भूमिका निभा रही थी। लगता है क्राउन प्रिंस उतने अनुशासित नहीं है जितना वह उन्हें समझती थी। महाराज, आपको मेरी वजह से अदालती सत्र छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं जाने ही वाली थी। लेडी यूलिंग को अपना काम निपटाना होगा, मुझे भी छुट्टी ले लेनी चाहिए, यांग निंग ने कहा और जल्दी से कुर्सी से उठकर जाने लगी। लेकिन लेडी यांग निंग, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। जेंग लियांग उसे रोकना चाहता था, लेकिन गुलान ने फिर से उसकी बात काट दी और कहा, कृपया अपने रास्ते में सावधान रहें। गुलान ने कहा और एक बार फिर विनम्रता से उसके सामने झुक गया। यांग निंग ने अपने होंठ भींच लिए, क्योंकि वह समझ गई थी कि वह उसे भगाने की कोशिश कर रहा है। उसने उसके अभिवादन पर सिर हिलाया और ज़ियाओ वेई के साथ ड्रैगन पवेलियन से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद जेंग लियांग ने गुलान की ओर मुड़कर उसे ठंडेपन से देखा। वह क्या था? गुलान ने उससे नज़रें मिलाने से परहेज किया और इधर उधर देखते हुए मन ही मन बुदबुदाया, आह, मुझे भी शाही दरबार जाना चाहिए, सत्र शुरू होने वाला है। जेंग लियांग की ओर देखे बिना गुलान भी वहां से भाग गया। 98वें रॉयल कोर्ट आए। यांग निंग के ज़ियाओ वेई के साथ यान परिवार में लौटने के बाद गुलान और जेंग लियांग दोपहर के सत्र के लिए शाही दरबार में गए।
शाही दरबार में जाते समय जेंग लियांग ने गहरी सांस ली क्योंकि उसे याद आया कि कैसे उसने यांग निंग को दोपहर के भोजन के लिए रुकने के लिए कहा था। वह अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा है कि यांग निंग के साथ जाने के लिए उसने शाही दरबार की बैठक छोड़ने की भी कोशिश की थी। वह आज के अलावा किसी भी दिन शाही दरबार की बैठक में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि आज उन्हें महामहिम से कुछ ज़रूरी बात करनी है। फिर भी वह अपनी जिम्मेदारियों को भूल गया और उसे दोपहर के भोजन के लिए रुकने के लिए मनाने लगा। जब मैं उसके साथ जा ही नहीं सकता तो मैं उसे दोपहर के भोजन के लिए रुकने के लिए कैसे कह सकता हूँ? आह, कितनी शर्मनाक बात है। मैंने उसे उस समय दोपहर के भोजन के लिए रुकने के लिए क्यों कहा? उफ, मैं तो पागल हो गया था। वह शर्मिंदगी और ग्लानि से करा उठा। हाँ, तुमने किया, इसमें कोई शक नहीं है। गुलान उसके पीछे पीछे चल रही थी और उसे सार्वजनिक रूप से अजीब व्यवहार करते देख धीमी आवाज में बोली। वह युवराज हैं और उन्हें हर समय शिष्ट और परिष्कृत रहना चाहिए। फिर भी शाही दरबार में जाते समय वह सभी नौकरानियों और महल के कर्मचारियों के सामने एक भद्दा प्रभाव दिखा रहे थे। वह सोच रहा था, महामहिम ने ऐसा अजीब व्यवहार कब से शुरू कर दिया? ... जेंग लियांग के कदम रुक गए और वह गुलान से भिड़ गया। तुमने अभी क्या कहा? क्या तुम कह रही हो कि मैं पागल हो गया हूँ? उसने उसे घूरते हुए कहा। उसकी आंखों में सख्त भाव था। पब फ्यूचर एड्स, हालांकि गुलान ने धीमी आवाज में कहा। उसने सब कुछ सुन लिया। वह उसकी बातों से इस तरह कैसे सहमत हो सकता है? वो युवराज है। क्या उसे लगता है कि वो उसके मुंह पर जो चाहे कह सकता है? क्या उसे उससे जरा भी डर नहीं लगता? गुलान जेंग लियांग के इस टकराव से हैरान थी, लेकिन पत्थर जैसी नजरों से उसकी तरफ देखा और सिर हिलाते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं कहा। महाराज ने गलत सुना होगा। मैं पूरे समय चुपचाप आपका पीछा कर रही थी। जेंग लियांग ने दांत पीस लिए और गुलान के सिर पर तमाचा मारना चाहा क्योंकि उसने गुलान को अपनी बात से सहमत होते सुना था। अब वह उसके मुंह पर कैसे इनकार कर सकता है? हाँ, जितना चाहो झूठ बोलो। अगर तुम्हें लगता है कि झूठ बोलने से तुम्हारी गुस्ताखी बख्श दी जाएगी तो तुम गलत हो। जेंग लियांग ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, कल से तुम अस्तबल में घोड़ों की लीद साफ करने जाओगे। तुम 2 हफ्तों तक यही करते रहोगे। इसे मेरे आदेश न मानने की सजा समझो। जेंग लियांग ने कहा और फिर से चलने लगा। गुलान ने इस नाइंसाफी सजा पर भौहें चढ़ाईं और बड़बड़ाते हुए कहा, फिर से? लेकिन पिछली बार तुम्हारे आदेश न मानने की सजा तो मुझे मिल ही चुकी है। क्या तुमने मुझे पिछले हफ्ते भी ऐसा ही करने को नहीं कहा था? मुझे एक ही गलती की 2 बार सजा क्यों मिल रही है? ये तो नाइंसाफी है। जेंग लियांग ने उसे 1 सप्ताह के लिए अस्तबल साफ करने की सजा दी क्योंकि वह उसके आदेशों का पालन करने और लेडी यांग निंग और शियाओवेई को भालू के हमले से बचाने में विफल रहा। उस बार उसने इसकी शिकायत नहीं की क्योंकि वह इसका हकदार था, लेकिन इस बार यह उसके साथ अन्याय था। उसने कुछ नहीं कहा। जेंग लियांग ने ही यह कहा था और वह बस उससे सहमत था। जेंग लियांग उसे इस तरह रोते देखकर मुस्कुराया। गुलेन कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसे अस्तबल साफ करने से सबसे ज्यादा नफरत है। अगर आप उसे पूरा दिन ट्रेनिंग करने के लिए कहें तो वह खुशी खुशी मान लेगा और इसे सजा भी नहीं मानेगा। हालांकि अस्तबल की सफाई करना एक अलग बात है। मैं जो चाहूं कर सकता हूं, इसलिए अगली बार मेरे बारे में बुरा बोलने से पहले सोच लेना। जेंग लियांग ने कहा और आगे चल दिया। गुलान ने अपने होंठ सिकुड़े और सोचा कि उसने ऐसा क्या गलत किया था कि उसे यह अन्याय सहना पड़ रहा है। वो तो बस जेंग लियांग की बात मान रहा था। क्या ये इतना गलत था? एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स _ शाही दरबार में सभी लोग दोपहर के दरबार सत्र के लिए एकत्रित हुए। हमेशा की तरह शाही दरबार महल के मुख्य हॉल में आयोजित किया गया, जहां जेंग लियांग के उत्सव भोज का आयोजन किया गया था। ऊंचे आसन और सिंहासन पर सम्राट बैठे थे और मंत्रियों की शिकायतें सुन रहे थे जो एक एक करके अपील कर रहे थे। जेंग लियांग अन्य मंत्रियों के साथ सम्राट के सिंहासन के नीचे मंच पर बैठे थे। वह सम्राट के बगल से दाहिनी पंक्ति में पहली कुर्सी पर बैठे थे और अन्य मंत्री अपने विभागों की श्रेष्ठता के अनुसार बैठे थे। शाही दरबार में कई विभाग होते हैं जो साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संगठित प्रणाली के लिए अपने अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। यांग लुओयांग जेंग लियांग के बगल में बैठे थे क्योंकि वह वित्तीय विभाग के प्रमुख थे और पदानुक्रम की दृष्टि से वित्त और राजकोष विभाग न्यायालय में अन्य विभागों से ऊपर है। सम्राट दरबार सत्र का नेतृत्व कर रहे थे, जबकि मंत्री एक एक करके मामलों को संबोधित कर रहे थे और अपने द्वारा सुझाए गए समाधानों के लिए महामहिम की स्वीकृति प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। जेंग लियांग देख रहे थे कि किस प्रकार मंत्रीगण महामहिम के समक्ष अपनी बात सिद्ध करने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे और बहस कर रहे थे तथा किसी भी मुद्दे के लिए विपक्ष के मंत्रियों को दोषी ठहरा रहे थे। इन झगड़ों का उद्देश्य समस्या का सर्वोत्तम समाधान ढूंढना नहीं बल्कि अदालत में अपना प्रभुत्व दिखाना और अपने पक्ष में फैसला करवाना होता है। अदालती कार्यवाही की थकान से वह आह भरते हुए बोला। शारीरिक थकान से ज्यादा यह उसे मानसिक रूप से थका रहा था। पब फ्यूचर एड्स हालांकि साम्राज्य के युवराज के रूप में उनके पास बैठक में भाग लेने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है, क्योंकि चाहे ये कितना भी थकाऊ क्यों न हो, उन्हें इसमें भाग लेना ही होगा और इन चालाक मंत्रियों से निपटना सीखना होगा। जब अदालत का सत्र समाप्त होने वाला था तो अपील पत्र पढ़ रहे मंत्री ने दिन का अंतिम पत्र पढ़ना शुरू कर दिया। आज के न्यायालय सत्र की अंतिम अपील युवराज जेंग लियांग द्वारा की गई है। मंत्री उस समय चकित रह गए जब उन्होंने स्क्रॉल पर जेंग लियांग का नाम देखा और आश्चर्य व्यक्त किया कि युवराज शाही दरबार में अपील क्यों प्रस्तुत करेंगे। यांग लुओयांग ने जेंग लियांग की ओर ठंडी नजरों से देखा और सोचा कि यह आदमी क्या योजना बना रहा है। उसने शाही दरबार में अपील क्यों भेजी? उसके इस कदम का क्या कारण हो सकता है? उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। सम्राट आश्चर्यचकित हुए और जेंग लियांग की ओर उदासीन भाव से देखते हुए पूछा, जेंग लियांग, क्या तुमने शाही दरबार में अपील प्रस्तुत की है? वह कौन सी बात है जिस पर तुम सभी से चर्चा करना चाहते थे? सम्राट इस बात से नाराज थे कि जेंग लियांग ने उनसे अनुमति लिए बिना ही अपील प्रस्तुत कर दी।
यदि उसने पुस्तक में कुछ अनुचित लिखा होता तो लोग शाही दरबार की प्रतिष्ठा के बारे में क्या सोचते। झेंग लियांग ने सम्राट को आदरपूर्वक प्रणाम किया और अपनी कुर्सी से उठकर उनके प्रश्न का उत्तर दिया। महाराज, एक महत्वपूर्ण बात है जिस पर मैं सभी से चर्चा करना चाहता हूँ। उसने दूसरे मंत्रियों के उलझे हुए चेहरों पर नजर डाली और उसके होंठों का कोना मुड़ गया, ये देखकर कि यांग लुयांग उसे गहरी भौहें चढ़ाए घूर रहा है। महाराज, क्या आपको याद है जब मैंने आपको बताया था कि मैं उस दिन वेश्यालय में किसी कारण से गया था। जब झेंग लियांग ने उस दिन इस घटना का जिक्र किया तो सम्राट का चेहरा सख्त हो गया। दरबार में लगभग सभी लोग इस मामले के बारे में जानते हैं, लेकिन यह एक वर्जित विषय है जिस पर सभी लोग दूसरों से बात करने से डरते हैं। झेंग लियांग की बातें सुनकर दूसरे मंत्री के कान खड़े हो गए और वे इस बात को लेकर उत्सुक हो गए कि उस दिन क्राउन प्रिंस यांगनिंग के साथ वेश्यालय क्यों गए थे। जबकि हर कोई उस दिन की घटना के बारे में जानने को उत्सुक था, सम्राट का चेहरा शर्मिंदगी और अपमान से लाल हो गया। अपने बेटे के साहसिक कदम को देखकर उसने मुट्ठियां भींच लीं और दांत पीस लिए। झेंग लियांग सबके सामने इस मामले पर चर्चा क्यों करना चाहता है? वह मुख्य महल में आकर उससे बात कर सकता था और इस बारे में बात कर सकता था। ये बेहद अपमानजनक है। क्या वह दुनिया को गर्व से बताना चाहता है कि वह अपनी होने वाली राजकुमारी के साथ वेश्यालय गया था? सम्राट ने झेंग लियांग की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, अभी नहीं। झेंग लियांग, सभी लोग यहाँ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, न कि गपशप या आपके निजी मामलों पर चर्चा करने के लिए। आप बाद में अध्ययन कक्ष में आकर इस पर चर्चा कर सकते हैं। उन्होंने ये कहकर उसे टालने की कोशिश की और बैठक यहीं समाप्त करना चाहा। हालांकि झेंग लियांग भी पीछे नहीं हटा और सम्राट से भिड़ गया। महाराज, मैं जो बात करने जा रहा हूँ उसका किसी गपशप या मेरे निजी मामलों से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि यह शाही दरबार की व्यवस्था में पारदर्शिता और मंत्रियों के बीच अनुशासन की चर्चा के लिए है। उसने ये कहा जिससे सभी मंत्री उसकी बात सुनकर गुर्रा उठे। हालांकि उन्होंने सभी की बातों को अनसुना कर दिया और अपील का विवरण प्रस्तुत करने के लिए सम्राट की हरी झंडी का इंतजार किया। सम्राट ने अपने होंठ भींच लिए और झेंग लियांग की आंखों में दृढ़ निश्चय देख पाए। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, आप अपनी अपील का कारण बता सकते हैं, लेकिन अगर मुझे लगता है कि यह बकवास है और इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है तो मैं बिना कोई सवाल पूछे इस अपील को खारिज कर दूंगा। उन्होंने कहा, 99 रॉयल कोर्ट 2। सम्राट को झेंग लियांग को बोलने की इजाजत देते देख यांग लुयांग के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने झेंग लियांग की तरफ देखा और सोचा कि आखिर वो सबके सामने क्या बात करना चाहता है। महाराज, मेरे रूखेपन के लिए क्षमा करें। हालांकि मेरा मानना है कि महामहिम द्वारा शाही दरबार में सबके सामने इस मामले पर चर्चा करना उचित नहीं होगा। यह इस मामले से जुड़े दोनों परिवारों की प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं होगा। ये भी संभव है कि लोग बाद में महामहिम की बातों को गंभीरता से न लें। आखिरकार यह कोई ऐसी घटना नहीं थी जिस पर किसी को गर्व हो। यांग लुयांग ने बीच में ही टोकते हुए सम्राट से इस बारे में एक बार फिर सोचने का अनुरोध किया। सम्राट गहरी सोच में डूब गया और होंठ भींच लिए। सच तो यह है कि इस मामले पर बात करने से दोनों परिवारों को ही शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। अगर बाद में अफवाहें और बढ़ गईं तो क्या होगा, उसने सोचा। झेंग लियांग ने यांग लुयांग को बोलने से रोकते देख दांत पीस लिए और महामहिम को घटना के बारे में स्पष्टीकरण देने का मौका देने के लिए मनाने हेतु फिर से बोला, महामहिम, इस अपील को शाही दरबार में लाने का अनुरोध करने का एक कारण है। कृपया मुझे इस मामले पर विस्तार से बोलने की अनुमति दें और आपको पता चल जाएगा कि इस मामले पर शाही दरबार में आधिकारिक रूप से चर्चा करने की आवश्यकता क्यों है। सम्राट ने अपने होंठ भींच लिए, लेकिन झेंग लियांग के चेहरे पर गंभीरता देखकर उन्होंने सिर हिलाया और उसे बोलने की अनुमति दी। ठीक है, आगे बढ़ो और बात सबके सामने रखो। हालांकि महाराज, ऐसा नहीं होगा। यांग लुयांग ने एक बार फिर आपत्ति उठाने की कोशिश की, लेकिन सम्राट ने अपना हाथ उठाया और यांग लुयांग को बोलने से रोक दिया। चुप हो जाओ। मंत्री यांग, मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको अपनी पसंद के अनुसार मेरे फैसलों पर आपत्ति करने की अनुमति दी है। जाए और अपनी सीट पर बैठिए, उन्होंने कहा और यांग लुयांग को अपनी सीट पर बैठने और सुनवाई के बाकी समय चुप रहने का निर्देश दिया। यांग लुयांग ने अपने होंठ भींच लिए और जब सम्राट ने सबके सामने उसे डांटा तो वह शर्मिंदा हो गया। उसके पास अपनी सीट पर वापस लौटने और चुप रहने के अलावा कोई चारा नहीं था, जबकि झेंग लियांग सबके सामने इस मामले पर बोलने के लिए बीच में आ गया। झेंग लियांग ने सम्राट पर मुस्कुराकर कहा कि उन्होंने उसे बोलने की अनुमति दी क्योंकि वह खुश था कि अन्य बार के विपरीत सम्राट ने उसे डांटा नहीं और उसे इस मामले को समझाने का मौका दिया। जैसा कि उस दिन की घटना के बारे में सभी जानते हैं, ये सच है कि मैं उस दिन वेश्यालय गया था। हालांकि मेरे वहां जाने की एक वजह थी, क्योंकि मुझे सूचना मिली थी कि एक पारिवारिक भोजनालय के रूप में बने वेश्यालय में अभी भी अवैध गतिविधियां चल रही हैं। उसने समझाना शुरू किया। ... उन्होंने इस घटना के बारे में बात करते हुए यांगनिंग का नाम लेने से परहेज किया क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि इस मामले की वजह से उन्हें फिर से आलोचनाओं का सामना करना पड़े। क्योंकि भालू को मारने के लिए उनकी तारीफ करने के बजाय लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान देंगे कि वह वहां क्यों और किस लिए गई थी। क्या तो आप कह रहे हैं कि वेश्यालय में मनोरंजन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद वे इसे जारी रखे हुए थे? शाही आदेश की अवहेलना करके ऐसी शर्मनाक गतिविधियां करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई, जो अब महिलाओं और बच्चों के लिए सुलभ होनी चाहिए? सम्राट गुस्से से चिल्लाया। यांगनिंग ने उनसे कहा कि वेश्यालय उनके शासनकाल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ बनेंगे और भविष्य में एक ऐतिहासिक स्मारक बन जाएंगे और उन्हें एक महान राजा के रूप में याद किया जाएगा। वह उसकी लुभावनी बातों से सहमत हो गया और वेश्यालयों को, जो अब पारिवारिक भोजनालयों में बदल चुके हैं, महिलाओं और बच्चों के लिए अधिक सुलभ बनाने की योजना बना रहा था ताकि भविष्य में इसे और अधिक लोकप्रियता मिले और लोग ऐसी जगहों पर जाते समय उसकी प्रशंसा करें। हालांकि जब उन्होंने सुना कि ऐसे स्थानों पर अभी भी गुप्त रूप से अवैध गतिविधियां चल रही हैं, तो वे दंग रह गए और क्रोधित हो गए। झेंग लियांग ने सिर हिलाया और आगे कहा, हाँ, हालांकि बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी।
वे लोग अपने अवैध धंधे इसलिए चला पा रहे थे क्योंकि शाही महल में काम करने वाले कुछ भ्रष्ट अधिकारी उनका साथ दे रहे थे और उनसे मोटी रिश्वत लेकर उनकी गैरकानूनी गतिविधियों पर रोक लगा रहे थे। उस दिन मैं उन भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ने के लिए वेश्यालय गया था। वे न सिर्फ रिश्वत लेते हैं बल्कि वेश्यालय में काम करने वाली महिलाओं से भी एहसान लेते हैं। उसने दूसरे दिन वेश्यालय जाने के पीछे की वजह बताई। सबके चेहरे पीले पड़ गए और वे असहजता से खड़े रहे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जेंग लियांग इस मुद्दे को सबके सामने इस तरह उठाएगा। जब सम्राट को इस मामले में महल में काम करने वाले अधिकारियों की संलिप्तता के बारे में पता चला तो उनका चेहरा सख्त हो गया। जेंग लियांग, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम ये कह रहे हो कि महल में काम करने वाले लोग ही इस धंधे को बढ़ावा दे रहे हैं? वह चिंतित था कि यदि यह खबर बाहर चली गई तो लोगों पर शाही महल में काम करने वाले कर्मचारियों के बारे में गलत प्रभाव पड़ेगा और वे सम्राट और शाही महल के लोगों पर से विश्वास खो देंगे। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? क्या तुम्हारे पास अपने दावे को साबित करने के लिए कोई सबूत है? सम्राट ने पूछा। जेंग लियांग ने यांग लुयांग की ओर देखा और कहा, हाँ महाराज, मेरे पास सबके सामने अपना दावा साबित करने के लिए सबूत हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। क्योंकि इस मामले में न केवल राजमहल में काम करने वाले निम्न श्रेणी के अधिकारी बल्कि कुछ उच्च श्रेणी के मंत्री भी शामिल हैं और ऐसी भ्रष्ट गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं। जब इस मामले में कई बड़े नाम शामिल हैं तो मैं अपने आरोपों को साबित करने के लिए सबूत कैसे पेश नहीं कर सकता? जेंग लियांग के शब्दों से शाही दरबार में अराजकता फैल गई और सत्र में भाग लेने वाले मंत्री अब उन्माद में थे और चिंतित थे कि उनका नाम इसमें लाया जा सकता है। महाराज, ये कैसे संभव है? उच्च पदस्थ अधिकारी भ्रष्टाचार के ऐसे शर्मनाक कृत्य में शामिल नहीं हो सकते। हम सब महामहिम के वफादार लोग हैं, आप हमारी वफादारी पर शक कैसे कर सकते हैं? एक मंत्री ने सभी मंत्रियों का समर्थन करते हुए कहा। जेंग लियांग ने आपत्ति जताने वाले व्यक्ति की ओर मुड़कर कहा, मंत्री कियाओ, क्या आप भी इस मामले में शामिल हैं? क्या इसीलिए आप भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल लोगों का समर्थन कर रहे हैं? महाराज, मैं निर्दोष हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। मैं साम्राज्य के विदेश विभाग का प्रमुख हूँ। वेश्यालयों वगैरह से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वह घबरा गया और रोने ही वाला था कि जेंग लियांग ने उसका सामना किया। उन पर गलत आरोप लगाया गया। उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर क्राउन प्रिंस उनसे इस तरह सवाल क्यों कर रहे हैं? तो फिर तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया है तो तुम्हें उचित जांच से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जेंग लियांग ने उसे ठंडी नज़रों से देखा और उसकी बेवजह की बात पर जवाब दिया। उस आदमी ने अपने होंठ कसकर बंद कर लिए और मुंह बंद करके पीछे हट गया। मंत्री कियाओ को इस तरह फटकारते देख किसी और की हिम्मत नहीं हुई कि युवराज के आरोप लगाने वाले बयानों के खिलाफ कुछ बोले। महाराज, मेरे पास एक गवाह है जो मेरे दावों के खिलाफ गवाही दे सकता है। हालांकि उस गवाह को शाही दरबार में लाने से पहले मुझे एक और बात बतानी है। जेंग लियांग ने आगे कहा। यह क्या है? सम्राट ने ठंडे स्वर में पूछा। महाराज, क्या आपको याद है जब साम्राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में लोग अकाल से पीड़ित थे? जेंग लियांग ने पूछा। मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ? तुम्हारे जन्मदिन के भोज में इसकी वजह से काफ़ी हंगामा हुआ था। इसका क्या हुआ? सम्राट ने पूछा। उन्हें याद आया कि यांग निंग सादे और साधारण कपड़े पहनकर भोज में आई थी क्योंकि वह पश्चिमी क्षेत्र में अकाल से पीड़ित लोगों के साथ सहानुभूति व्यक्त करना चाहती थी। जब पश्चिमी क्षेत्र में लोग अकाल से जूझ रहे थे तब चिकित्सा सहायता के साथ चावल और अनाज के बैग अकालग्रस्त क्षेत्र में भेजे गए थे। हालांकि मामले की निजी जांच के बाद मुझे पता चला कि लोगों तक पहुंचने वाले चावल और अनाज के बैगों की मात्रा उनके लिए निर्धारित मात्रा से कम थी। इसका मतलब है कि या तो किसी ने रास्ते में चावल और अनाज की बोरियां तस्करी से पहुंचा दी हैं या फिर इस मिशन के लिए निर्धारित बजट में हेराफेरी की गई है। इसी वजह से लोगों को अकाल से बहुत कष्ट सहना पड़ा क्योंकि शाही महल से जो मदद पहुंची वह 2 हफ्ते तक भी पेट भरने के लिए पर्याप्त नहीं थी। महाराज, हमारी लापरवाही के कारण कई लोगों की जान गई है। मैं यह मामला सबके सामने इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि जो लोग वेश्यालय में अवैध गतिविधियों में शामिल हैं उसी घटना से जुड़े कई नाम अकालग्रस्त पश्चिमी क्षेत्र के भ्रष्टाचार में भी शामिल हैं। सो रॉयल कोर्ट 3। जेंग लियांग के शब्द पूरे होते ही शाही दरबार में गहरी और असहज चुप्पी छा गई। सभी मंत्री अपनी सांसें थामे हुए थे और उम्मीद कर रहे थे कि उनका नाम इस मामले में शामिल न हो। सम्राट जेंग हुआन गहरी सोच में डूब गए और होंठ भींच लिए। अब यह मामला वेश्यालय में चल रही अवैध गतिविधियों से जुड़ा नहीं है बल्कि शाही महल में भ्रष्टाचार का एक गंभीर मुद्दा बन गया है क्योंकि माना जा रहा है कि उच्च पदस्थ अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। जेंग लियांग, क्या तुम अपने दावों की गंभीरता समझते हो? अगर तुम उन्हें साबित नहीं कर पाए तो उल्टा तुम पर ही असर पड़ सकता है। सम्राट ने ठंडे स्वर में पूछा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जेंग लियांग ने सम्राट की अनुमति लिए बिना ही निजी तौर पर मामलों की जांच की। इस समय वह केवल युवराज हैं, फिर भी सभी महत्वपूर्ण निर्णय अपने हाथ में ले रहे हैं। मैं समझता हूँ महाराज, मुझे इस मुद्दे की गंभीरता का एहसास है, इसलिए मैंने शाही दरबार से इस मामले की आधिकारिक जांच करने की अपील की है। जेंग लियांग ने कहा। हमने उन अधिकारियों में से एक को पकड़ लिया है जो उस दिन से फरार थे जब भालू ने वेश्यालय पर हमला किया था। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं उस अधिकारी को पेश करना चाहूँगा जो वेश्यालय में अवैध गतिविधियों में शामिल था। उसने मेरे सामने अपने अपराध कबूल कर लिए हैं और इस मामले में शामिल लोगों के नाम भी बताए हैं। मैं उस व्यक्ति को महामहिम के सामने पेश करना चाहता हूं ताकि वह सभी मंत्रियों और आदरणीय महामहिम की उपस्थिति में अपनी गवाही दे सके। जेंग लियांग ने कहा और गवाहों को अदालत के अंदर लाने की अनुमति मांगी। उसे अंदर लाओ, सम्राट ने अपनी गहरी आवाज में कहा और जेंग लियांग को अपराधी को लाने की अनुमति दी जो पूरी घटना का गवाह भी है। अंडरस्को। जब गुलान उस आदमी को पकड़े हुए शाही दरबार में दाखिल हुआ जिसके कपड़े गंदे थे, उसका चेहरा भी धूल और पसीने से सना हुआ था, तो सभी मंत्री पीछे हट गए। उसके चेहरे पर खरोंच और जख्म के निशान भी थे जिससे पता चलता था कि उसे यहाँ लाने से पहले मारा गया था।
उसके चेहरे पर खून के निशान भी थे जो अब तक सूख चुके थे। उसे नियंत्रण में रखने के लिए उसके हाथ सामने की ओर रस्सी से बांध दिए गए थे ताकि वह शाही दरबार में अनियंत्रित होकर न भागे। मंत्रियों ने अपनी नाक ढक ली क्योंकि उस आदमी से इतनी बदबू आ रही थी मानो उसने कई दिनों से स्नान न किया हो। महाराज, कृपया मुझे बचा लीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, कृपया बचा लीजिए। वह आदमी रोया और सम्राट से उसे मुक्त करने की विनती करने लगा। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, गूलान ने उस आदमी को जमीन पर धकेल दिया और वह घुटनों के बल बैठ गया। महामहिम की ओर देखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपनी आंखें नीची करो, उसने उस आदमी को डांटते हुए चिल्लाया। उस आदमी ने तुरंत अपनी नजरें नीची कर ली क्योंकि इस समय वह कोई सरकारी अधिकारी नहीं बल्कि एक कैदी था जिसे भागते समय पकड़ा गया था। झेंग लियांग उस आदमी के पास गया और यांग लुयांग की ओर देखा जो चुपचाप किनारे खड़ा था और फिर उस आदमी से कहा, डरो मत, अब तुम महामहिम के सामने हो, तो सबको सच बताओ, वेश्यालयों में भ्रष्टाचार के पीछे कौन है और उन्हें गुप्त रूप से अपनी गतिविधियां जारी रखने की अनुमति देने के बदले में उनसे रिश्वत कौन वसूल रहा था? झेंग लियांग ने उस आदमी को सबके सामने सच बोलने के लिए उकसाते हुए पूछा। और उस व्यक्ति का नाम भी सबको बताओ जो अकालग्रस्त पश्चिमी क्षेत्र में भेजी गई सहायता सामग्री के भ्रष्टाचार में शामिल था। तुमने कहा था कि तुम जानते हो कि इन सब चीज़ों के पीछे कौन है ना? इसलिए सबको सच बताओ और अपनी जान बचाओ। झेंग लियांग ने ठंडी आवाज़ में उस आदमी की ओर देखते हुए कहा जो सम्राट के सामने घुटनों के बल बैठा था और डर से कांप रहा था। यदि वह व्यक्ति सच्चाई उजागर कर देता है, भले ही उसकी गवाही को एकमात्र साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और उन मंत्रियों को इसके लिए दंडित नहीं किया जाएगा, तो कम से कम इससे उन मंत्रियों के खिलाफ आधिकारिक जांच स्थापित करने में मदद मिलेगी। शाही महल के एक अधिकारी की हिम्मत कैसे हुई कि वह जनता के सामने महल का नाम खराब करे? झेंग हुआंग उस आदमी पर गरजा, बोलो, वेश्यालय में भ्रष्टाचार के पीछे कौन है? अभी वह उस पर चिल्लाया और उसे सच्चाई बताने के लिए एक कोने में ले गया। वह आदमी डर के मारे लगभग पीछे हट गया जब सम्राट ने उस पर गुर्राहट की और उसकी गहरी और ऊंची आवाज शांत मुख्य हॉल में गूंज उठी। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत था, लालच में आकर मैंने वेश्यालयों से रिश्वत ली और उनकी गतिविधियों पर ध्यान नहीं दिया। मुझे माफ कर दीजिए। उस आदमी ने घुटनों के बल बैठकर सम्राट से विनती की कि वह उसे बचा ले। लेकिन इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं ही अकेला था जो वेश्यालय से रिश्वत ले रहा था और मुझसे ऊपर कोई नहीं था। मुझे नहीं पता कि महामहिम किस बारे में बात कर रहे हैं। मैंने उससे कहा कि वेश्यालय से रिश्वत मैंने ही ली थी और इसमें मेरे अलावा कोई और शामिल नहीं है। हालांकि उसने मुझे अपने जाल में फंसा लिया और लगभग पीट पीट कर मार ही डाला और मुझे ये कबूल करने पर मजबूर किया कि इस घटना में उच्च पदस्थ मंत्री भी शामिल हैं। महाराज, मैं मानता हूं कि मैं लालची हूं और मैंने रिश्वत ली है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता और न ही निर्दोष लोगों की जान खतरे में डाल सकता हूं। मैं इतना बुरा नहीं हूं, कृपया मुझे बचा लीजिए, वरना इस राज दरबार से बाहर निकलते ही महाराज मुझे मार डालेंगे। वह आदमी रोया और हाथ मलते हुए दया की भीख मांगने लगा। झेंग लियांग की अभिव्यक्ति उस समय धुंधली पड़ गई जब उस आदमी ने अपना रवैया बदल दिया और सम्राट के सामने बकवास करने लगा। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। जब उसे उसके गार्डों ने पकड़ लिया तो उसने खुलासा किया कि यांग लुयांग, जो वित्तीय विभाग का प्रमुख मंत्री है, इस घोटाले में शामिल है और वेश्यालय घरों से रिश्वत ले रहा है। इस बीच उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए केवल इसका एक हिस्सा मिलता है। इतना ही नहीं, उसने ये भी बताया कि यांग लुयांग ने ही उसे रास्ते में महल के गोदाम से अकालग्रस्त पश्चिमी क्षेत्र में जाने वाले अनाज और चावल के बैग चुराने को कहा था। उसने उसे सारी जानकारी दी थी, बदले में उसे जान बख्शने और उसकी सजा कम करने का वादा किया था। उस आदमी ने झेंग लियांग से यांग लुयांग से उसकी रक्षा करने के लिए कहा है क्योंकि अगर उसे इसके बारे में पता चला तो वह आदमी उसे मार देगा यदि उसने किसी को भी सच बताया। वह यांग लुयांग से डर गया था और उसे डर था कि वह उसके परिवार और उसकी पत्नी को नुकसान पहुंचाएगा और अब वह यांग लुयांग का पक्ष ले रहा है। वह महामहिम के सामने अपने शब्द कैसे बदल सकता है? झेंग लियांग ने अपने दांत पीसते हुए यांग लुयांग की ओर देखा जो कोने में खड़ा था और उस आदमी को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली क्योंकि साफ जाहिर था कि यह यांग लुयांग का ही काम था। उसने ज़रूर उसकी पीठ पीछे कुछ किया होगा और उस आदमी को सम्राट के सामने अपनी गवाही बदलने पर मजबूर किया होगा। लेकिन उसे कैसे पता चला कि वह क्या करने वाला था? अफसरों की तलाश करते हुए उसने यह बात सबसे छुपा कर रखी। आखिर उसे अपनी करतूतों का पता कैसे चला और उसने उस आदमी से, जो उसकी गिरफ्त में था, गवाही बदलने के लिए दबाव कैसे बनाया? जबकि झेंग लियांग सोच रहा था कि किसने उसके बारे में मुखबिरी की और यांग लुयांग को इसकी सूचना दी, गूलान ये बर्दाश्त नहीं कर सका कि वह व्यक्ति क्राउन प्रिंस के बारे में बकवास बोल रहा है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? हमने तुम्हें महामहिम के सामने झूठ बोलने के लिए कब मजबूर किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महामहिम पर ऐसे शर्मनाक कृत्य का आरोप लगाने की? गूलान उस आदमी पर चिल्लाया और उसे सच बोलने के लिए लात मारने ही वाला था कि झेंग हुआन के पहरेदारों ने उसे रोक दिया और उसे जमीन पर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और उसके हाथ पकड़ लिए। तुम क्या कर रहे हो? मेरे सामने किसी को धमकी देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सम्राट गूलान पर चिल्लाया और उसे फटकार लगाए। वह झेंग लियांग की ओर मुड़ा, जो गूलान को जमीन पर घुटनों के बल बैठने पर मजबूर देखकर हैरान था और उसने उसकी हरकतों को धिक्कारा। झेंग लियांग, क्या सच जानने का यही तुम्हारा तरीका है? सिर्फ किसी पर इल्जाम लगाने के लिए तुम किसी को झूठी गवाही देने पर कैसे मजबूर कर सकते हो? झेंग हुआंग अपने बेटे पर इस बात के लिए बहुत गुस्से में था कि उसने पर्याप्त रणनीति नहीं अपनाई। अगर वह अपने गवाह की रक्षा नहीं कर सकता और अदालत के सामने सही सबूत पेश नहीं कर सकता तो वह शाही अदालत में आधिकारिक अपील कैसे कर सकता है? वह इस मामले को सबके सामने कैसे उठा सकते हैं? अब वह चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि सभी मंत्री इस घटना के गवाह हैं और झेंग लियांग के लिए कड़ी सजा की मांग करेंगे क्योंकि उसने उनकी वफादारी का सवाल उठाया था और फिर कोई सबूत पेश नहीं कर पाया।
झेंग लियांग ने अपना सिर नीचे कर लिया क्योंकि उसके पास इस स्थिति को बदलने का कोई रास्ता नहीं था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जानकारी यांग लुयांग तक लीक हो जाएगी और चीज़ें उसके खिलाफ हो जाएंगी। सम्राट ने अपने होठों को भींच लिया और एक गहरी सांस ली। उसके बाद उसने अपने पहरेदारों को उस आदमी को वहां से ले जाने का संकेत दिया जो उसके सामने घुटने टेक कर रो रहा था और भीख मांग रहा था। जब गार्डों ने उस आदमी को शाही दरबार से बाहर खींच लिया और गुलान को भी दरबार से बाहर ले गए, तो जेंग हुआंग ने सभी की ओर देखा और घोषणा की, चूंकि क्राउन प्रिंस अपने दावों को साबित करने में विफल रहे, इसलिए मैंने उन्हें 1 सप्ताह के लिए उनके कक्ष में बंद करने की घोषणा की। उसे न तो अपने कक्ष से बाहर निकलने दिया जाएगा और न ही महल परिसर से कोई भी उसके कक्ष में जा सकेगा और न ही उससे बात कर सकेगा। यह उसकी सज़ा होगी क्योंकि उसने आधिकारिक जांच करवाने के बजाय खुद ही जांच करने का फैसला किया। झेंग लियांग ने अपना सिर नीचे कर लिया क्योंकि परिणाम को स्वीकार करने के अलावा उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था। आगे की कहानी सुनाने के लिए एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।